Hello, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Hello, Abhilipsa. Good evening, Prachi. आज ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा फेवरेट चैप्टर इवोल्यूशन स्टार्ट होगा. गुड इवनिंग. इवोल्यूशन से डर लगता है क्या तुमको? बताओ. इवोल्यूशन लर्न नहीं होता या वैसे समझ नहीं आता? हाँ, गंदा लगता है. हाँ, उसमें टर्म्स हैं प्राची. एडेप्टिव रेडिएशन, होमोलोगस, ये सब टर्म्स उसमें है कंफ्यूजिंग. बट कोई बात नहीं. इसको हम 2-3 लेक्चर्स मैक्सिमम इसको कंप्लीट कर देंगे. एवोल्यूशन को 2 में हो सकता है, लेकिन 3 में इसको करेंगे. ठीक है. बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा. ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा एवोल्यूशन. आज हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायो कंट्रोल एजेंट्स, एनसीईआरटी से बायो फर्टिलाइजर्स, ये सब करेंगे. हेलो रियाज. आज ना क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. स्टार्टिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले से लेके बायोटेक तक जितना हमारा हो गया है, सारे उसके एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर के आएंगे. ठीक है, लास्ट में. राधे राधे अनीश. अटेंडेंस मार्क कर दो फटाफट सब. गुड इवनिंग हर्ष. हर्ष, लाइव अटेंड नहीं करते थे क्लास या रिकॉर्डेड कैसे करते थे? लाइव में तो आज मैंने बहुत दिन बाद देखा है. ठीक है. गुड इवनिंग शिव. चलो, पर्सनल मेंटोरशिप देखो. पहली बात तो जिसने भी पर्सनल मेंटोरशिप लेनी हो वो ले सकता है. ठीक है. ये जो आपको 4000 रुपीज में ये मिल रहा है वो सिर्फ आपका 2 अक्टूबर तक ही वैलिड है. सिर्फ 2 अक्टूबर तक वैलिड है. जिसको लेना हो वो ले सकता है. उसके बाद इसका जो प्राइस है सीधा आपका 5000 रुपीज हो जाएगा. सीधा इसका प्राइस 5000 रुपीज हो जाएगा. तो जिसको लेना हो 2 अक्टूबर तक वो ले सकते हैं. आपको कोड लगाना है काजल123. देखो, पूरी नीट जर्नी में ना, चाहे तुम्हारा पेपर जब पास आने वाला हो, चाहे ये वाला भी टाइम हो, उस टाइम पे ना एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब बहुत ज़्यादा चलता रहता है. लेकिन इससे हमें कैसे कवर अप करना है, हमें अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है. देखो, मैंने कल भी एक सेशन लिया था. मैं जितने सेशन ले सकती हूँ ले रही हूँ, लेकिन उससे तुम्हें जो डेली एक चीज़ कोई आके बता रहा है वो तुम्हें एक मेंटोर ही बता सकता है. तो इसके लिए यहाँ पर्सनल मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. और इवन मैं ये बोलूँ तो अभी जो बच्चे अभी पर्सनल मेंटोरशिप में एनरोल्ड है उनके मार्क्स 660+ क्रॉस वो ऑलरेडी कर चुके हैं. दिसंबर आने आने तक तो वो 700+ पे चले जाएंगे. तो अगर तुम भी चाहते हो वहाँ पे 700+ की लाइन में आना, तो तुम पर्सनल मेंटोरशिप यार जरूर ले सकते हो. काजल123 कोड लगाना है. प्राइस सिर्फ इसका 2 अक्टूबर तक यही वाला वैलिड है. उसके बाद इसका प्राइस डायरेक्टली 5000 रुपीज हो जाएगा. साथ साथ आपको जो मिलते हैं, आपको जो प्रीमियम डीपीपी मिलती है उसके लिए बाकी बच्चों के लिए आपको लेना पड़ता है, लेकिन पर्सनल मेंटोरशिप वालों को ये चीज़ भी फ्री मिलती है. और आने वाले टाइम पर भी क्या होगा, आपकी बहुत सारी पर्सनल मेंटोरशिप में चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी. ठीक है. तो जिसको लेना हो वो ले सकते हैं. ठीक है. चलो अब स्टार्ट करते हैं. अच्छा ठीक है, रिकॉर्डेड देख रहे थे, कोई बात नहीं. ठीक है. अटेंडेंस मार्क कर दी सबने? मुझे तो नहीं दिख रही किसी की. बताओ. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हेलो जिया. चलो. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हम अपना अच्छा वो सब लर्न कर लिया तुमने जो कितने सारे मैंने बोली थी. हाँ, चार्ट भी बहुत बच्चों ने भेजा था. ठीक है, चार्ट भी अच्छे ने शिव ने भेजा था, डोरमी ने, प्राची ने, आई थिंक सो,
देविका ने, सबके अच्छे थे, जो तुमने भेजे थे ना वैसे वैसे उसी को मैं शॉर्ट नोट्स कहती हूँ। मैं ये नहीं कहती पूरे चैप्टर के तुम बायो के लिए तो बनाओ, ठीक है। जितना मैं कहती हूँ ना, जिस चीजों को कहती हूँ एटलीस्ट वो भी बना लोगे ना तो लास्ट टाइम पे इतनी मेन, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो अच्छी बात है तुमने किया था, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे STP से। देखो मैंने तुमको वहाँ पे पिछले लेक्चर में 6 चीजें बताई थी, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में 6 चीजें थी। आज हम उसका एक 4th पार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर STP विच इज योर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स, ठीक है। पहले इसको NCERT से देखते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास जो सीवेज का मतलब एक्चुअल क्या होता है, जो भी लाइक वेस्ट आपके घरों से निकल रहा है, चाहे आपके इंडस्ट्री से निकल रहा है, चाहे कहीं से भी जो वेस्ट मटेरियल आपके घरों से वगैरह से निकलता है, उस चीज को हम कहते हैं सीवेज, ठीक है। वहीं यहाँ पे लिख रखा है वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे। सबको पता है सिटीज हो टाउन्स हो सब में से क्या निकल रहा है आपका, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर डेली आपका निकला जा रहा है। और उसमें से जो मेजर कंपोनेंट आता है आपके सीवेज का वो आता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है। अच्छा फिर आता है यहाँ पे म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम सीवेज कहते हैं। वही म्युनिसिपल का मतलब जो भी आपका घरों वगैरह से निकल रहा है उसको आप सिंपल लिंक करके उसको हम कहते हैं सीवेज। अब क्या होता है ना, हमारे सीवेज में ना 2 चीजें हमें हमेशा मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीवेज में हमें क्या क्या मिलता है। सीवेज के अंदर हमें ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स हमें हमेशा मिलते हैं। अभी जैसे जैसे हम इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, वहां पे हम देखेंगे इनका क्या बेसिकली रोल है, ऑर्गेनिक मैटर का, माइक्रोब्स का बाद में देखेंगे। फिलहाल इसको याद करके चलो, जो भी आपके पास सीवेज निकलता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स भी कैसे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डिसीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं ना, अब जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हमने वहां पे पढ़ा था कितने सारे माइक्रोब्स जो हमें बेनिफिशियल नहीं होते, यहाँ पे हमें इस तरह के माइक्रोब्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। वही लिख रखा है मेनी ऑफ देम एंड पैथोजेनिक मींस डिसीज कॉजिंग आपके यहाँ पे होते हैं। फिर उसके बाद लिख रखा है, क्योंकि देखो अब क्या है ना, हम सीवेज मान लो किसी के घरों से सीवेज निकला, इंडस्ट्री से सीवेज वगैरह निकला, तो उसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हमने इसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दिया तो उससे क्या होगा, वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, फिशेस की लाइफ अफेक्ट होगी, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी लाइफ अफेक्ट होगी। तो पहले हमें उस वाटर को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हम अभी पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी वाटर बॉडीज में इसको डायरेक्टली जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने इस STP में 3 स्टेजेस में अपने ये चीज पढ़ेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड योर टर्शरी ट्रीटमेंट। NCERT में 2 ही दे रखी हैं, ठीक है, लेकिन टर्शरी ट्रीटमेंट में वैसे जनरल से हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे, टर्शरी ट्रीटमेंट हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। पहले आता है आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम यहाँ पे फिजिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हो और सेकेंडरी वाले को आप बायोलॉजिकल भी बोलते हो, ठीक है। बायोलॉजिकल इसमें हम पहली बात तो देखो, इसको हम फिजिकल की बोला। फिजिकल में पहली बात, मान लो आपके पास कोई ओशन है, मान लो स्विमिंग पूल है, ठीक है, वहां पे क्या है, आपको ऐसी कुछ भी चीजें लाइक लीव्स हैं, कुछ भी लाइक ऐसी चीजें आपको दिख रही है जिसको आप अपने हैंड से भी इवन निकाल सकते हो, ठीक है। वो चीजें चली जाएंगी आपके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वो चीजें जाएंगी जो जिनका आपको नाम पता चल रहा है बायोलॉजिकल, दैट मीन्स हम यहाँ पे एक्चुअली आपके केमिकल्स वगैरह हो गए या फिर सिंपली बायोलॉजिकल एजेंट्स या फिर आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम इस वाले सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइमरी में जाएंगे, फिर सेकेंडरी पे जाते हैं, फिर टर्शरी पे जाते हैं, और टर्शरी जैसे ही होता है उसको हम बाद में अपनी वाटर बॉडीज के अंदर निकाल देते हैं, ठीक है। अब आता है फिजिकल ट्रीटमेंट में ना, देखो हमारे पास 2 चीजें आती हैं फिजिकल ट्रीटमेंट में, 2 मेथड्स आएंगे। पहला मेथड आएगा आपके पास सीक्वेंस फिल्ट्रेशन, फिर आता है सेडिमेंटेशन। सीक्वेंस फिल्ट्रेशन आपके पास ये लाइक फिल्ट्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको कोई भी लाइक पार्ट है जो कि आपको ऊपर ऊपर मान लो पत्ते आपको दिख रहे हैं वाटर बॉडी के अंदर, आपने सबसे पहले उसको बाहर निकाल लिया, फिर हाथ से निकालो या फिर कोई नेट वगैरह डाल के निकालो, मतलब जैसे भी निकालना है, पहले जो भी फिजिकल चीजें हम निकाल सकते हैं ना वो हमें पहले निकालनी होती है, ठीक है। जिनको हम नाम दूसरा बोलते हैं फ्लोटिंग डेब्रीज। फ्लोटिंग का मतलब वही जो आपको ऊपर ऊपर दिख रही है तैरती हुई, फ्लोटिंग डेब्रीज वही जो भी आप डेब्रीज में कोई भी चीजें हो सकती है, कोई भी वेस्ट मटेरियल आपका यहाँ पे हो सकता है। तो पहले ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, प्राइमरी में सीक्वेंस फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी फ्लोटिंग डेब्रीज को निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लोटिंग डेब्रीज को आप किस चीज में निकालते हो, तो आपका आंसर वहां पे होना चाहिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर ही एक और प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास वही मान लो कि आपके पास कोई भी वाटर बॉडी है, नीचे देखो अगर आपने देखा होगा कोई वाटर बॉडी, जैसे मान लो कहीं पे आपको छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं, पेबल्स बोल दूं आपको, या फिर यहाँ पे आपको ग्रिट दिख सकती है, ग्रिट का मतलब कीचड़ वगैरह दिख सकती है, या फिर कुछ भी ऐसे छोटे छोटे मटेरियल जिनको आप फिजिकली रिमूव नहीं कर पाए हो, सेडिमेंटेशन वाले प्रोसीजर में अब हम उन चीजों को सेपरेट यहाँ पे आके करेंगे, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन में क्या करा हमने, वही कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जो भी छोटे छोटे मटेरियल्स है जो कि फिल्ट्रेशन से पास हो, हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, वो चीजें यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर वगैरह, कीचड़ वगैरह नीचे चली जाती है, और ऊपर वाला जो भी अब आपका फिलहाल वाटर रह जाता है, ठीक है। पहले तो हमने फिल्ट्रेशन से हटा दिया, फिर हमने क्या करा, सेडिमेंटेशन करा दिया। सेडिमेंटेशन कैसे करा दिया, सेडिमेंट क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली लेयर में सेडिमेंट्स बन चुके हैं ग्रिट के या फिर पेबल्स के, इनको हमने हटा दिया। ऊपर जो आपको यहाँ पे पोर्शन बचा ना, ऊपर जो पोर्शन बचता है, इसको हम कहते हैं आपका प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं इसको, फटाफट से साथ साथ बोलो, क्या बोलते हैं इसको हम,
जो भी ऊपर वाला पार्ट रह जाता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। इस प्राइमरी स्लज को ध्यान मत देना, गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फटाफट से कमेंट से बताओ। यहाँ से सारी चीजें कंफ्यूजिंग स्टार्ट हो जाएगी। एरेशन टैंक क्या है, सेटलिंग टैंक क्या है, एनारोबिक डाइजेस्टर क्या है, प्राइमरी एफ्लुएंट क्या है, सेकेंडरी एफ्लुएंट क्या है, तो इसको साथ साथ समझ के चलो, फटाफट से बताओ। ठीक है अभिलिप्सा, ठीक है प्राची, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्राइमरी एफ्लुएंट हो जाएगा। जो भी मेरे पास ग्रिट वगैरह, पेबल्स वगैरह या फिर सेडिमेंटेशन के बाद जो भी मेरे पास पानी बचा है, आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड आफ्टर सेडिमेंटेशन जो भी पानी बचा है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपका प्राइमरी एफ्लुएंट। और जो भी चीजें जहाँ पे मेरे पास ये ग्रिट आया है, पेबल्स आए हैं, ये मेरे पास बना लेते हैं प्राइमरी स्लज। ये मैंने एरो लगा रखे है ना, ये नीचे करना है, इसको गलती से मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बनाएगा, आपका प्राइमरी स्लज बनाएगा। जो भी मेरे पास चीजें ग्रिट, पेबल्स वगैरह ये चीजें होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, ये तो हमारी बात होगी आपके ऊपर वाला जो मैंने बताया, ये चीजें थी मेरे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर सिंपली बोलूं, ये था मेरे पास फिजिकल ट्रीटमेंट की बात है कि इसको हमने कैसे कैसे किया। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। अभी एनसीईआरटी से भी रीड कराऊंगी, वहां समझोगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी, सॉरी देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपके पास मैंने ऊपर बताया कैसे ट्रीटमेंट मानी जाती है, एक तरह से ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो हम यहाँ पे एक टैंक लेंगे, ठीक है। इस टैंक का नाम होगा आपके पास एरेशन टैंक। क्या नाम होगा, फटाफट से साथ साथ लिखेंगे सब। नोट्स तो चलो तुम बनाते नहीं, एटलीस्ट कमेंट्स में तो लिखोगे ना, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपना जो भी, अब मैंने ऊपर बताया ना, हमने प्राइमरी एफ्लुएंट लिया था, ये जो मैंने ऊपर बताया था, जो भी पानी बचा उस प्राइमरी एफ्लुएंट को अब हम डालेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ध्यान से सुनते चलो, हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी है ये, ठीक है। प्राइमरी एफ्लुएंट जो भी हमारा बना है उसको हमने डालना है आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी कौन से टैंक में डालना है, एरेशन टैंक में हमने डालना है, ठीक है। अब क्या है, हमें नाम से पता चल रहा है एरेशन टैंक, दैट मींस हम यहाँ पे क्या कराएंगे, एयर डलवाएंगे, एरेशन एयर, एयर से बात लिंक करके चलो। दैट मींस हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम एरेशन वाले टैंक में यहाँ पे एयर का इंट्रोडक्शन कराएंगे, या फिर सिंपली बोलूं एजिटेशन कराएंगे। एजिटेशन का मतलब वही मिक्सिंग वगैरह कराएंगे। कैसे मिक्सिंग कराएंगे, एयर वगैरह डाल के, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने एक लाइन बताई थी, इसको याद करना। कौन सी लाइन थी, कि आपके पास सीवेज के अंदर ना ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला हमने यहाँ पे एयर को एयर हमने डाली, तो आपके माइक्रोब भी ना, देखो आपके माइक्रोब दो तरह के हो सकते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, फिर सिंपल एरोबिक माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, और आपके पास एनारोबिक माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे एरेशन टैंक में मैंने एयर वगैरह डाली, तो क्या होगा, जो मेरे पास माइक्रोब्स थे, कौन से माइक्रोब्स, एरोबिक वाले, क्योंकि एरेशन में हमने एयर डाली हुई है, तो डेफिनेटली वही माइक्रोब्स आगे ग्रो कर पाएंगे ना, जो कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या करा, जो भी मेरे पास आपके ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जो मेरे पास बैक्टीरिया थे, अब वो यहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। मान लो उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया, मान लो इन्होंने यहाँ पे ग्रो करा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, आप सबको पता है यहाँ पे साथ साथ आपका ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है। वो एरोबिक बैक्टीरिया जैसे जैसे बढ़ेंगे, अपनी सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नंबर उनका बढ़ रहा है, सेल डिवीजन वो करना चाहते हैं। सेल डिवीजन के लिए उनको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन वो कैसे लेते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे प्रेजेंट था ना, वो वाले माइक्रोब्स इस ऑर्गेनिक मैटर को खाने लग जाते हैं। और जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिक मैटर वो खाने लग जाएंगे, कम हो जाएगा कम हो जाएगा, फिर हम कह सकते हैं कि आपका जो पानी था वो अब क्लीन हो चुका है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट आपकी किसी भी बॉडी में, किसी वाटर बॉडी में कम होता है, इसका मतलब आपका जो अमाउंट है, पॉल्यूटेड वाटर का जो अमाउंट है, वो आपका जो है वो कम हो चुका है, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि एजिटेशन हुआ, एरोबिक माइक्रोब्स ने क्या खाना शुरू कर दिया, आपका माइक्रो जो आपके पास ऑर्गेनिक मैटर था, उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर जो है उनको खाने लग गए। इससे क्या होता है, इससे ना आपके पास फ्लॉक्स की जो है फॉर्मेशन होती है। फ्लॉक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बोला कि आपके जो ऑर्गेन, जो आपके पास माइक्रोब्स है, कौन से माइक्रोब्स है, एरोबिक माइक्रोब्स है। एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एरेशन टैंक लगा रखा है। वो जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं ना, वो आपके ना फीड करते हैं, मींस किसको खाते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर, मान लो यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक मैटर था, जो भी मेरे पास माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, वो इनके ऊपर ना फीड करते हैं। जैसे ही वो फीड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ना फ्लोक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फ्लोक्स एक्चुअल में क्या होता है, बैक्टीरियल प्लस फंगल के मेश लाइक एलिमेंट्स। आपने बायोलॉजिकल सॉरी प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा कि फंगल एलिमेंट्स के ना कुछ हाइफे होते हैं। हाइफे जब मिल जाते हैं, अपना मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन बना लेते हैं, उसको हम सीनोसाइटिक वगैरह अपने ये सब आपने जो है पढ़ रखा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एरोबिक माइक्रोब्स ने फीड करा, किसके ऊपर फीड करा, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, तो इससे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है फ्लॉक्स की। फ्लॉक्स आपके पास क्या होता है, बैक्टीरियल और फंगल एलिमेंट्स जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, उस चीज को हम कहते हैं फ्लॉक्स। अब क्या होगा ना, ये जो मेरे पास फ्लॉक्स बन चुके हैं, ये फ्लॉक्स आपके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेंगे। अब देखो, अगर मान लो कोई भी हमें मान लो चीज खानी है, तो हमें वहां पे ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये फ्लॉक्स मेरे पास ऑर्गेनिक मैटर को आके खा रहे हैं। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, ये ऑक्सीजन की अमाउंट भी पानी के अंदर कम करते जाते हैं। और अगर ऑक्सीजन की पानी, जो ऑक्सीजन है आपके पानी के अंदर, वो अगर मान लो कम हो गया, तो आपकी जो फिशेज हैं या फिर जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स है, वो तो अब जी नहीं पाएंगे ना। या फिर मैं सिंपली यहाँ बोल सकती हूँ, आपकी एनसीईआरटी में टर्म लिख रखी है बीओडी। बीओडी को आप सिंपल ये भी बोल सकते हो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फटाफट से मुझे कमेंट में बीओडी की फुल फॉर्म सब बताएंगे, सब बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताओ। कैरोलीन, कैरोलीन न्यू स्टूडेंट,
बताओ फटाफट बताओ। देखो यहाँ से ना सिंपल समझ सकते हो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर सिंपली ये डिमांड किसके, देखो डिमांड कौन कर रहा है, माइक्रोब डिमांड कर रहे हैं। माइक्रोब किसकी डिमांड कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं। क्यों डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को या फिर अपना खाना खाना है। खाना खाना तो उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां पे होगी। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे बीओडी लिख रखा है कि बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड थ्रू बाय योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होगा, मान लो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही कम होता जाएगा, मान लो ऑर्गेनिक मैटर आपके पास कम होता गया, इस तरीके से क्या होगा, आपका जो वाटर बॉडी है वो क्लीन होती जाएगी। अब माइक्रोब से या फिर सिंपली बोलो फ्लॉक्स से उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करा, आपका जो था ऑर्गेनिक मैटर, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर था पानी के अंदर कम होने लग गया। ऑर्गेनिक मैटर अगर कम होने लग गया, ऑक्सीजन कम होने लग गया, ऑक्सीजन कम होने लग गया, तो आपका पॉल्यूशन फ्री आपकी वाटर बॉडी बन जाएगी। या फिर आप सिंपल समझ सकते हो, यहाँ पे जितना ज्यादा आपका पानी पॉल्यूटेड होता है ना, उतनी ज्यादा आपकी बीओडी ज्यादा होती है। क्योंकि बीओडी क्या है कि जितना आपको कोई भी माइक्रोब, आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि 1 लीटर अगर हम पानी लें, अगर आप 1 लीटर वाटर लोगे, उसके अंदर जितने माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो कितना ऑक्सीजन आपका कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं बीओडी। ठीक है। अब मान लो, अगर मान लो मेरा बीओडी, मेरा जो पानी है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो डेफिनेटली बीओडी उनका ज्यादा होगा ना। बीओडी ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि उनको जो आपके फ्लॉक्स आए हैं उनको अब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उनको खाना पड़ेगा, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर खाना पड़ेगा तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि पॉल्यूटेड वाटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका बीओडी ज्यादा होगा। इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक करके चल सकते हो। एनसी आपका जो नीट में इसका क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है कि कोई वाटर पॉल्यूटेड बॉडी है, उसकी जो पॉल्यूशन कंसंट्रेशन है वो 12 ppm है, एक की आपको 10 ppm है, तो किसका बीओडी आपके पास ज्यादा होगा। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। ठीक है। बीओडी जितना ज्यादा होगा उतना आपकी वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होगा, है ना, ऑक्सीजन कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा माइक्रोब सब आके खा रहे हैं, है ना। या फिर आप सिंपली अब यहाँ पे ये भी बात कह सकते हो कि बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी। जितना ज्यादा आपकी पानी के अंदर बीओडी होगा उतना ज्यादा वो पॉल्यूटेड होगा और उतना कम ही उस वाटर बॉडी की प्योरिटी मानी जाती है। तो इस आपको इसको जो है ना अच्छे से दिमाग में याद करके चलना है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होगा बीओडी आपकी कम हो जाएगी। अब जैसे ही मान लो आपके पानी की बीओडी कम हो चुकी है, उसके बाद हम फर्दर इसको अब आगे वाले टैंक्स में डालेंगे, सेटलिंग टैंक आएगा, एनारोबिक डाइजेस्टर आएगा, ये सब चीजों में हम अभी डालेंगे। लेकिन एक काम हमारा हो चुका है कि हमारा जो बीओडी है वो हमारी पानी का कम हो चुका है, या फिर सिंपली बोलूं हमारा पानी जो है वो थोड़ा सा अप्योर हो चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ, बताओ इतना क्लियर हुआ, थम्स अप दे दो फटाफट से। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक है सबका। किस किसने बोला, अलीजा, डोरामी, अनीश, हर्ष, जागृति, जिया, अदिलिप्सा, निहाल। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, देखो बीओडी तो चलो हमारा कम हो गया, लेकिन अब ये देखो जो मैंने बोला मेरे पास फ्लोक्स, मैंने बोला फ्लोक्स है। ठीक है, अब ये फ्लोक्स तो मेरे पास अभी भी पानी के अंदर है ना, बेशक ये फ्लोक्स मेरे ऑर्गेनिक मैटर को आके खा रहे हैं, लेकिन फ्लोक्स मेरी बॉडी अपनी मेरी पानी के अंदर अभी भी प्रेजेंट है ना। और इन फ्लोक्स के अंदर क्या था आपके पास, बैक्टीरिया है या फिर सिंपली बोलूं माइक्रोब है। और ऊपर अभी आपको मैंने एनसीईआरटी में दिखाया था माइक्रोब भी कैसे प्रेजेंट है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। तो अभी भी गंदगी तो मेरे पानी के अंदर अभी भी प्रेजेंट है ना, इसका मतलब मुझे आगे भी अभी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो आगे के लिए हम क्या करते हैं, अब ये देखो जैसे मैंने बोला मेरे फ्लॉक्स थे, अब क्या होता है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं सेटलिंग टैंक। ठीक है, सेटलिंग टैंक में हम अपनी सारी अपना आगे प्रोसीजर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है आपका इस टैंक में, आपके पास क्या होगा, जितने भी फ्लॉक्स थे ना, फ्लॉक्स आपके सारे के सारे नीचे जाके बैठ जाते हैं। आपको फ्लॉक्स दिख रहे हैं ना, ये फ्लॉक्स क्या होता है आपके नीचे जाके बैठ जाते हैं, और ऊपर जो अब पानी रहता है फ्री ऑफ फ्लॉक्स हम कह सकते हैं, जो अब पानी रहता है उसको हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट। ठीक है, प्राइमरी एफ्लुएंट कब हमने यूज किया था आपका फिजिकल, जब हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट की थी। सेकेंडरी एफ्लुएंट अब एक नया टर्म आ गया, कैसे हम उसको लाए, जब मेरे फ्लॉक्स नीचे जाके बैठ गए तब जो आपका पानी बचा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट। ठीक है, अब क्या था मैंने आपको बताया था, प्राइमरी एफ्लुएंट भी बता दिया, साथ साथ मैंने आपको प्राइमरी स्लज भी बताया था। प्राइमरी स्लज क्या था आपके पास, जो भी चीजें आपके पास पत्थर थे, ग्रिट था, वो जब जो सेटल हो रहा था उसको मैंने नाम दिया था आपका प्राइमरी स्लज। अब बात आती है एक्टिवेटेड स्लज की, नाम चेंज हो गया अब उसका। एक्टिवेटेड स्लज क्या होगा, जितना भी मेरा जो फ्लोक्स एलिमेंट है या फिर सिंपली बोलो फंगल प्लस बैक्टीरियल एलिमेंट जो भी मेरा नीचे अब सेडिमेंट कर चुका है, इतना पार्ट अब मेरे पास क्या बना देगा, एक्टिवेटेड स्लज। नाम चेंज हो गया अब सिंपल उसका। पहले ग्रिट पेबल्स वगैरह ने क्या बनाया था, प्राइमरी स्लज बनाया था। अब एक्टिवेटेड स्लज कौन बना रहा है, आपके जो भी फ्लोक्स सेडिमेंट नीचे बैठ चुके हैं उनको वो क्या बना देंगे, आपके पास एक्टिवेटेड स्लज बना देंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास एक्टिवेटेड स्लज अब बन गया, अब क्या कर सकते हैं ना, इसको हम जो आपका थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज है, इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज लेंगे, इसको हम दोबारा से एरेशन टैंक जो हमने यहाँ पे यूज करा था ना अपना एरेशन टैंक ये वाला, इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, छोटा सा हम थोड़ा सा पार्ट ले सकते हैं एक्टिवेटेड स्लज का, और उसको हम दोबारा डाल सकते हैं आपके कौन से टैंक में, एरेशन टैंक के अंदर, एज एन इनोक्यूलम। इनोक्यूलम हमने कर्ड फॉर्मेशन में भी देखा था, इनोक्यूलम हमने कहाँ यूज करा था, एज एन इनिशिएटर की तरह जिसको हम यूज करते हैं। तो आपने अगर उसको दोबारा अपनी टेक्निक दोबारा भी लगानी हो तो हम थोड़ा सा एक्टिवेटेड
स्लज इससे भीख मांग के जाएंगे और अपने एरेशन टैंक में हम इसको डाल सकते हैं। या फिर अब देखो पहले पहले तो हम ये कर सकते हैं इसको हम एज एन इट कैन सर्व एज एन इनोक्यूलम। दूसरा काम इसको और क्या हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी हम एक्टिविटी स्लज को अपने अब यहाँ पे डालेंगे, हम इनको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में एक्चुअली होता क्या है, ये देखो मान लो आपके पास ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है। कैसा है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है। ठीक है, जो भी आपका सेकेंडरी एफ्लुएंट वगैरह जो भी आपका एक्टिविटी स्लज था, हमने थोड़ा सा एक्टिविटी स्लज अगर हमें आगे यूज करना है तो हमने एज एन इनोक्यूलम यूज कर लिया, नहीं करना तो इसको हम बाद में डाल देते हैं आपके इनएक्टिवेटेड सॉरी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में हम इसको डाल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक एनारोबिक का मतलब ऐसे माइक्रोब्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं। सबको पता है एनारोबिक का मतलब क्या होता है। अब मैंने बोला यहाँ पे मान लो मेरे पास फ्लॉक्स प्रेजेंट थे, क्योंकि फ्लॉक्स तो गंदगी मेन तो ये फ्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं ना। मान लो मेरे पास फ्लॉक्स अभी भी प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया आएंगे। ये कौन से बैक्टीरिया आपके पास, एनारोबिक स्लज, आपके पास जो एनारोबिक वाले जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे वो बैक्टीरिया आएंगे। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन फ्लॉक्स एलिमेंट्स को खाने लग जाते हैं। और आपको पता है जैसे ही मेरे ये फ्लॉक्स खत्म हो गए ना, जैसे ही मेरे पास फ्लॉक्स खत्म हो गए, अब मेरे पास जो पानी है वो बिल्कुल अब मेरे पास प्योर पानी बन चुका है। तो एनसीईआरटी में साफ लाइन लिख रखी है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि विदाउट ऑक्सीजन आके ग्रो करते हैं वो इन फ्लॉक्स को खा जाते हैं। और एक्चुअली मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ कि ये जो फ्लॉक्स होते हैं यही अल्टीमेट हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, आपके पास पॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए। जैसे एनारोबिक वालों ने इस चीज को खा लिया, आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, अभी हम देखेंगे। यहाँ पे हम इसकी बायोगैस फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखो एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ सीधा। बताओ पहले इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताओ इतना क्लियर हुआ। एनसीईआरटी में यही दे रखा है। अच्छा टर्शरी का मैं बता रही थी, ये देखो टर्शरी देख लो। ये देखो मैंने ऊपर आपको बताया था मेरे पास यहाँ पे एक्टिविटी स्लज जो है बन चुकी है। ऊपर जो था मेरे पास बन चुका था सेकेंडरी एफ्लुएंट। इस सेकेंडरी एफ्लुएंट को ना या तो अब डायरेक्टली देखो, अगर मान लो हमें पानी में इसको डायरेक्टली निकालना है तो पानी में तो हम इसको चलो निकाल सकते हैं। पानी के लिए हम कह सकते हैं अगर आपको किसी वाटर बॉडी में डालना है तो ठीक है, सेकेंडरी एफ्लुएंट को डायरेक्टली पानी में लाओ और आगे खत्म करो, आगे वाला काम मत करो। लेकिन अगर आपको हमारे लिए ह्यूमन कंजप्शन ड्रिंकिंग वाटर वगैरह के लिए यूज करना है तो यहाँ पे हमें टर्शरी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है। इस ट्रीटमेंट में ना एक्चुअली डिटेल में नहीं जाना, इस ट्रीटमेंट में ना हम यहाँ पे केमिकल्स डालते हैं, जो ऐसे केमिकल जो कि एक्चुअली आपके लाइक आरओ वगैरह होते हैं ना घरों में, यहाँ पे ना टर्शरी ट्रीटमेंट एक उस वाले पार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज करना है तो हमें टर्शरी ट्रीटमेंट लगानी पड़ती है। अगर वाटर बॉडी में डायरेक्टली डालना है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट वहां पे जो है खत्म हो जाती है। इतना ही काम हमारे लिए जो है वो सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे, फटाफट बताओ। थम्स अप तुमने अभी वाला दिया है बाद वाला दिया है, मैं समझी नहीं, दोबारा दे दो एक बारी। अटेंडेंस मार्क नहीं हुई तुम्हारी, अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही यार। ठीक है जागृति, और बताओ सबको क्लियर हो गया ना। ठीक है चलो अब एनसीईआरटी से रीड करते हैं एक बारी। ठीक है, यस एनसीईआरटी से रीड करते हैं। सी प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या आती है, मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे। दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स रिमूव द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल, जो भी आपको बड़े बड़े छोटे छोटे पास दिखने पहले हम उसको हटाएंगे। फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन से बता दिया। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज हम निकालते हैं, जो भी चीजें फ्लोट कर रही हैं जिसको हम निकाल सकते हैं बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिर हम क्या करते हैं, ग्रिट निकालते हैं। ग्रिट कीचड़ वगैरह, कीचड़ में सॉइल हो सकता है, छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, उसको हम हटाएंगे। जितना सॉलिड सेटल कर जाएगा उसको मैंने आपको ऊपर बता चुकी हूँ, उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। और सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट का मतलब जो भी पार्ट आपका ऊपर रह चुका है वो आपके पास बना देगा एफ्लुएंट। कौन सा एफ्लुएंट फटाफट से बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी एफ्लुएंट, कौन सा एफ्लुएंट बोलोगे इसको, फटाफट से बताओ कौन सा एफ्लुएंट इसको बोलोगे। अभी एनसीईआरटी रीड करेंगे ना, दोबारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है वेरी गुड, डोरामी कैरोलिन। ठीक है, ठीक है, तो प्राइमरी एफ्लुएंट ही बनाएंगे। ठीक है, फिर लिख रखा था एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बताया था मैंने आपको, जैसे प्राइमरी का काम खत्म हो गया अब हम उसको डाल देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है सबका। चलो फिर देखो आगे क्या लिख रखा है यहाँ पे। सी सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर जिसको मैंने दूसरा नाम दिया था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक में हम इसको डालेंगे। जैसे एरेशन टैंक में डाला, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली। एजिटेटेड मैकेनिकल का मतलब हम यहाँ पे ऑक्सीजन सॉरी एयर वगैरह की हम यहाँ पे सप्लाई कराते हैं। ठीक है, पंप के थ्रू कराएं या कैसे भी हम यहाँ पे एयर की सप्लाई कराते हैं। एयर इज पंप्ड इनटू इट। दिस अलाउज द विजिगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स आपको बता दिया, मासेस ऑफ बैक्टीरियल एलिमेंट्स अलोंग विद द फंगल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड योर फ्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो है फॉर्मेशन होगी। फिर लिख रखा है वाइल ग्रोइंग, जैसे जैसे आपके जो फ्लॉक्स यहाँ पे ग्रो करेंगे फिर क्या होगा, माइक्रोब जो होते हैं मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं, जिससे क्या होता है बीओडी आपका कम हो जाता है। बीओडी क्या होता है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। आपको मैं ऊपर बता चुकी हूँ। फिर लिख रखा है बीओडी टेस्ट मेजर करता है रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन इन बेसिकली इन पोन्ड वगैरह चीजों में। बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्टली इन द पोन्ड। अब ये भी लाइन आ सकती है, पहले तो मैंने बताया बीओडी क्या आपके पास, जो कि एक्चुअली ऑक्सीजन कितना आपके
पास जो माइक्रोब्स है कितना ऑक्सीजन आपके ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि बीओडी जो होता है वो डायरेक्टली आपके पास मेजर माना जाता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर आपके पास अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि आपको मैंने ऊपर बता दिया अच्छे से कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो डायरेक्टली आप इसको लिंक करके समझ सकते हो, है ना। फिर लिख रखा है भाई द ग्रेटर द बीओडी मोर इज द वाटर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। फिर लिख रखा है वंस द बीओडी इज रिड्यूस, जैसे बीओडी कम हो जाता है फिर आप उसको डालोगे सेटलिंग टैंक के अंदर, ऊपर बताया है, जहां पे बैक्टीरियल फ्लोक्स आपके सेडिमेंट कर जाएंगे। इस सेडिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज को हम एरेशन टैंक में फिर डालते हैं इनोकुलम की तरह, जो बाकी रह जाता है उसको हम क्या करते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डालते हैं। यहाँ पे जो दूसरे बैक्टीरिया आपके पास जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं वो बैक्टीरिया फंजाई आपके पास स्लज में क्या करते हैं आपके पास उनको डाइजेस्ट कर देंगे फ्लोक्स को, अल्टीमेटली आपके पास क्लीन वाटर बॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे अब जैसे मैंने बोला ना आपके जो एनारोबिक्स वाले जो बैक्टीरिया थे वो क्या करते हैं डाइजेस्ट करने लग जाते हैं फ्लोक्स को। तो इसी डाइजेशन के टाइम पे आपके पास क्या होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती है, और उन मिक्सचर ऑफ गैसेस में आपके पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मीथेन आ सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आता है और CO2 आता है, और ये सारी गैसेस मिलकर आपके पास क्या बना देती हैं बायोगैस बना देती हैं। फटाफट से गैसेस के नाम लिखो, CH4 आता है, हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आता है आपके पास, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ये तीन गैसेस मिलकर आपके पास बायोगैस बनाती है, और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बायोगैस को हम यूज करते हैं होम्स वगैरह में क्योंकि ये इन्फ्लामेबल टाइप ऑफ गैस होती है, ठीक है। डाइजेशन जब एनारोबिक वाले खाते हैं आगे आगे आपके फ्लोक्स को, उस टाइम पे आपके पास बायोगैस की फॉर्मेशन होती है, और बायोगैस की जो गैसेज है उनके नाम ये है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, गुड, क्लियर हो गया ना सबको ये वाला, बताओ क्लियर हो गया सबको, ठीक है। समझ तो आ गया ना ये वाला, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा बट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा ये तो बात होगी बायोगैस की, लेकिन जब हमने परसों पढ़ा था वहां पे जो हमने बायोगैस वाले प्लांट हमने यूज किए थे वहां पे हमने देखा था वहां पे हाइड्रोजन यूज हुई थी, हाइड्रोजन सल्फाइड वहां पे नहीं होती। तो मेजर डिफरेंस इन दोनों में यही होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है लेकिन वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं निकलती, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। ओके डोरामी, ठीक है, ठीक है अलीजा। चलो आगे देखो, यहाँ पे वही लिख रखा है, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोस प्ले अ मेजर रोल इन ट्रेवलिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर। भाई क्लीन हमें करना है तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करे। दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड लाइक एक मोर देन 1 सेंचुरी से ये चीज आज तक हो रही है, और आज तक अगर हम देखें तो नो मैन मेड टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे देखें तो ऐसी कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी तो आज तक भी ऐसी कोई डेवलप हो ही नहीं पाई है जिससे कि हम इस वाटर बॉडी को जो है फ्री आउट ऑफ फ्री पॉल्यूशन हम इसको कर पाए, ठीक है। फिर वही लिख रहा है कि आप इसको रीड कर सकते हो कि अगर हम सीवेज को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो हमें वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाती है। वाटर बॉर्न डिसीज का कोई नाम बताएगा, वाटर बॉर्न डिसीज का कोई एग्जांपल बताएगा कि अगर आप अपने इसको क्लीन ना करो विद द हेल्प ऑफ STP तो आपके पास ऐसी कौन सी वाटर बॉर्न डिसीज हो सकती है। द फेमस एग्जांपल ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस, एक एग्जांपल बहुत ज्यादा फेमस है, कोई बताएगा। बताओ बताओ। देखो जो आपने टाइफाइड डेंगू लिखे है ना इनको आप कैसे, लेकिन अगर मेन वाटर बॉर्न जैसे टाइफाइड में बोलो, डेंगू देखो, डेंगू जो बोला है ये तो लाइक आपका वो है ना वेक्टर बॉर्न डिसीज में आ जाता है ये तो, ठीक है। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे ना मेन वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी है तो उसका बेस्ट एग्जांपल होता है कॉलेरा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। फिर लिख रखा है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, यहाँ पे अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैव इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स की आपके पास जो है गंगा एक्शन प्लान हो गया, टाइफाइड टाइफाइड ये सब तो वो है ना आपके पास, ये तो वेक्टर बोर्न डिसीज, जैसे टाइफाइड में भी आपके पास जो होता है वेक्टर आ, डेंगू में भी आपका टाइफाइड वो आ जाता है वेक्टर आ जाता है, एडिस मॉस्किटो जो आपको बताया था, ठीक है। चलो हाँ मैं बता दी, देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने ऐसे कौन से दो प्लान से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कौन से दो प्लान्स है जो कि उन्होंने इनिशिएट करे हैं सो दैट जो है हमारे पास रिवर्स जो है वो क्लीन हो पाए, और ऐसे कितने STP इन जो आपके पास ये वाली दोनों ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों प्लान्स के अकॉर्डिंग क्या था आपके पास मल्टीपल STP प्लान जो है वो पूरे लाइक पूरे मैं बोलूँ पूरी कंट्री में डेवलप किए जा रहे हैं आज सिर्फ इन दोनों प्लान्स की वजह से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन है, पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने क्या चीज क्रिएट करी है, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान उन दोनों ने लाए हैं सो दैट मल्टीपल STPs डेवलप हो पाए और हमारा जो वाटर बॉडी है वो अनपॉल्यूटेड हो पाए, ठीक है। क्लियर हो गया, हमारा STP खत्म हो गया। अच्छा हाँ एक ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये देखो NCERT में दे रखा है, ठीक है, इसका ना डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। एक बार जब मैं भी टेस्ट सीरीज थी ना एनरोल थी अपने टाइम पे, तो वहां पे क्या था ना ये वाला क्वेश्चन आ गया था और मैंने इस वाले डायग्राम को अच्छे से देखा ही नहीं था,
ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना। एनसीईआरटी में जितने डायग्राम है ना सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की। स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इंट्रोड्यूस गैप एंड गैप, यस गुड, ठीक है। करें स्टार्ट, बताओ। ओके चलो बायो कंट्रोल एजेंट देखते हैं, ठीक है। देखो बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है ना हमारे पास, देखो अगर मान लो हमारे पास हमें मारना हो इस वाले ए वाले मच्छर को, और अगर हम मार दे गलती से बी वाले मच्छर को, तो इससे क्या क्या हमारे जो है एनवायरमेंट में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर हम मान लो बी वाले को अगर हम मार देते हैं, तो जो भी लाइक प्रेडेटर होगा, प्रेडेटर समझते हो ना, जो भी इसको खाने वाला होगा वो तो मर जाएगा, क्योंकि बी को भी हमने मार दिया। ए को तो चलो हम मारे क्योंकि हमें अपनी क्रॉप को प्रिवेंट करना है, लेकिन अगर मान लो हम बी को भी मार रहे हैं तो इससे क्या होता है, ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है उस प्रेडेटर के लिए जो कि एक्चुअली इसके ऊपर फीड करता है। तो इस तरह से ना अगर मान लो हम कभी भी अपने जैसे अपने बायोटेक में मैंने आपको बताया था कि हमें इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का मिनिमम से मिनिमम यूज करना है, सो दैट हमारा एनवायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड ना हो पाए। हमने पढ़ा था ना बायोटेक में कि आपका जो है ना पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है अगर हम पेस्टिसाइड्स या फिर अपने इंसेक्टिसाइड वगैरह पे फीड करते हैं। तो हम यहाँ पे ना अभी इस चैप्टर में इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने ऑल्टरनेट सॉल्यूशन अपना बीटी कॉटन में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी इसको स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायो कंट्रोल का मतलब है क्या, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना बायोलॉजिकल मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। बायोलॉजिकल मेथड कैसे, दैट बेसिकली इन मॉडल, यहाँ पे देखो इंक्रीज द केसिकल, देखो मैं सिंपल बताती हूँ, इसको छोड़ो अभी। देखो हमने ना इस वाले अपने पूरे टॉपिक में क्या पढ़ना है, यहाँ पे ना हम बायो कंट्रोल में ये चीज पढ़ेंगे कि अगर मान लो हमें किसी ऑर्गेनिज्म को लाइक मारना है, जैसे मान लो कोई कीड़ा है जो हमारी क्रॉप्स वगैरह को अफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज को ये नहीं हम इंसेक्टिसाइड वगैरह डाल के उसको मार देंगे। हम यहाँ पे कैसी चीजों का इंट्रोडक्शन कराएंगे, हम यहाँ पे बायो चीजों का, बायो का मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे, सो दैट यहाँ पे अभी हम जाते जाते अभी देखेंगे, हम लास्ट में भी पढ़ेंगे बैसिलोवायरसेस के बारे में। वो जो आपके पास वायरसेस, जो आपके पास ये जो पैथोजेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली उन्हीं इंसेक्ट्स को जाके मारते हैं। ये इनका जो स्पेक्ट्रम हम आगे देखेंगे, इनका नैरो स्पेक्ट्रम माना जाता है, ये आगे जाके उन्हीं इंसेक्ट्स को मारेंगे जो कि एक्चुअली आपकी क्रॉप्स को आके अफेक्ट कर रहा हो। ये बाकी इंसेक्ट्स को नहीं मार देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, मारना हमें एक को था, लेकिन अगर हम मान लो यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या फिर पेस्टिसाइड्स अगर मान लो हम किसी भी पूरे, मान लो हमारे पास पूरा खेत है, पूरा हमारे पास गार्डन है, अगर मान लो हम उस पर स्प्रे कर देते हैं, तो हमारे पास चांसेस हैं कि हमारे पास जो बी वाला जो इंसेक्ट है वो भी मर जाए। लेकिन हमें इस चीज को नहीं कराना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक ऐसा मैकेनिज्म यूज करेंगे जिससे हम अपने प्लांट्स को जो है यहाँ पे प्रिवेंट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिख रखा है मॉडर्न सोसाइटी दीज मेथड्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंग बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। सबको पता है केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, सबको पता है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। और हमें पता है ये जो है हमारे पॉल्यूशन कॉज करती है, हमारे एनवायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, ठीक है। आवर सॉइल इज आल्सो पॉल्यूटेड थ्रू द यूज ऑफ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स समझते हो ना, वीड्स क्या होती है, अनवांटेड प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स, ठीक है। तो क्या है, वीडीसाइड्स का भी अगर हम यूज करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे जो ऐसे जो इंसेक्ट्स जिनको हम नहीं मारना चाहते वो भी हमारे अफेक्ट हो जाते हैं, और हमारी जो पूरी लाइफ साइकिल जो चल रही होती है, पूरी जो फूड साइकिल चल रही होती है, वो पूरी की पूरी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब आता है मेथड की हम क्या करेंगे, ठीक है। पहले देखो एग्रीकल्चर में देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन रादर देन द इंट्रोड्यूस केमिकल्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो हम इसका अगर कोई भी मेथड हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, वो पहला मेथड यही आता है कि हमें यहाँ पे केमिकल्स का इंट्रोडक्शन नहीं करना। हमें यहाँ पे क्या चीज यूज करनी है, हम यहाँ पे प्रिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। प्रिडेशन कैसे, जैसे कि मान लो हमें ए वाले को मारना है, तो हम ऐसा कोई इंसेक्ट या कोई ऐसा प्रेडेटर पकड़ के ले आएंगे जो कि इस ए वाले को खा लेगा, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम ए वाले को मार ही देंगे, लाइक इसको मान लो हमने ए को तो मार दिया, दूसरे वाला तो नहीं मरेगा ना, तो लेकिन फंगिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह से सारी की सारी स्पीशीज मर जाएगी। तो हम यहाँ पे जो आपका बायोलॉजिकल मेथड कहता है या बायो कंट्रोल वाला मेथड कहता है, वो यही कहता है कि हमें उन चीजों पे रिलाई करना है जो कि नेचुरल प्रेडेशन पे आपके पास जो होती है वो बेस्ड होती है। नेचुरल प्रेडेशन का मतलब, नेचुरल का मतलब जो कि आप चीजें नेचुरली आप उसको करा रहे हो। समझ गए ना तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, समझ गए ना। चलो फिर देखो, अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को बिल्कुल अच्छे से मार्क कर लो। बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, इस लाइन का मतलब है क्या। देखो हमारे जो फार्मर्स वगैरह थे ना, वो ये चीज पे बिलीव करते थे कि जो अगर मान लो हमारे पास जितनी ज्यादा वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पूरे लाइक अर्थ में रहेंगे ना, उतनी ज्यादा लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छे से हो पाएगी, उतने ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हेल्दी रह पाएंगे। ऐसा जो है वो फार्मर्स मानते थे, ठीक है। ये दिख रखा है, मोर वेराइटी लैंडस्केप हैज मोर सस्टेनेबल इट इज। जितनी ज्यादा वही वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होगी उतना ज्यादा वो सस्टेनेबल होगी, ठीक है। फिर लिख रखा है द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड। इस इरेडिकेटेड का मतलब हमें उन मच्छरों को, हमें उन कीड़ों को, हमें उन इंसेक्ट को पूरा की तरह मारना नहीं है बिल्कुल भी, बट इंस्टेड आर केप्ट एट अ मैनेजेबल लेवल। कैसे मैनेजेबल लेवल पे रखेंगे, बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस विद इन अ लिविंग एंड अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम, ठीक है। ये सारी लाइंस जो मैं पढ़वा रही हूँ ना, अगर मैं इसको एनसीईआरटी से पढ़वा रही हूँ तो दैट मींस ये लाइन आपकी बहुत ज्यादा
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से सुनते हुए चलना हर एक एक लाइन, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे कहना है कि जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स है वो ये नहीं कहते कि आपको बिल्कुल इरेडिकेट ही कर देना उन इंसेक्ट्स को, हमें क्या मेथड लगा के चलना है, हमें ये मेथड लगा के चलना है कि हमें उन इंसेक्ट्स को एक मैनेजेबल लेवल पे रखना है, सो दैट वो कोई हार्म ना करे बट एक मैनेजेबल लेवल पे रहे, ठीक है, हमें ये चीज करा के रखनी है। फिर लिख रहा है कॉन्ट्रेरी टू कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि वही फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब एग्जांपल होते हैं आपके पास कन्वेंशनल मींस पुराने वाले जमाने के, है ना। ये क्या करते थे, केमिकल यूज करते थे, क्यों केमिकल्स यूज करते थे, टू किल द हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। फिर लिख रखा है दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स ऑफ इंटरैक्शन, वही लिख रखा है कि अगर मान लो हम ऐसे कीड़ों को आके मार देंगे जो कि आपके पास किसी मान लो कोई किसी ऑर्गेनिज्म ने उस वाले छोटे ऑर्गेनिज्म पे फीड करना है, लेकिन अगर हमने उस छोटे वाले को मार दिया तो उसकी तो लाइफ साइकिल खराब होगी ना, वो ही मर जाएगा, आगे जाके तो बड़ा वाला वही जो आने वाला है वो आके मर जाएगा, ठीक है। तो हमें फूड साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना, हमें ये अप्रोच अपने माइंड में लेके चलना, ये इसमें लिख रखा है। फ्लोरा एंड फोना समझते हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, फ्लोरा प्लांट्स, फोना योर एनिमल्स, ठीक है। फिर है ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट द इरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल, देखो पहली बात तो ये चीज ना पॉसिबल भी नहीं है कि हम पूरे के पूरे पेस्ट को, पूरे के पूरे इंसेक्ट्स को हम मार दें, ठीक है, बट ऑल्सो अनडिजायरेबल, हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। फिर लिख रखा है यहाँ पे दस द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स फिर ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस, फिर लिख रखा है कि अगर हम अपने बायो कंट्रोल वाले मेजर्स का हम इसका यूज करने लगे तो इससे अल्टीमेटली जो भी हम केमिकल्स आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं उसका जो यूज है वो कम हो जाएगा। फिर लिख रखा है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल अप्रोच इज टू फैमिली विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहेबिट द फील्ड, कि हमें क्या क्या चीजें समझ के चलनी चाहिए, हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे फील्ड में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए, हमें किसी भी ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारे जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पेस्ट लाइफ साइकिल्स वगैरह उनकी पता होनी चाहिए, हमें उनका फीडिंग पैटर्न पता होना चाहिए, कि अगर मान लो डियर जो है वो ग्रास को खा रहा है तो हमें ग्रास को मारना नहीं है, हमें उनका पूरा फीडिंग पैटर्न सब ऑर्गेनिज्म का पता होना चाहिए, ये सब आते हैं आपके पास चीजें बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर। क्लियर हुआ कि बायो कंट्रोल एजेंट एक्चुअल में मतलब क्या है, उनका हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्लियर हुआ, बताओ सब पहले, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, फटाफट बताओ। ठीक है, गुड, ओके, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने बता दिया बायो कंट्रोल एजेंट का। अब यहाँ पे बात आती है, अगर मान लो आपके पास आपकी कोई भी आपके पास लाइक गार्डन वगैरह है, ठीक है, कोई भी आपके पास फार्म है, उसमें आपके पास मान लो कोई भी मॉस्किटो वगैरह ज्यादा हो गए, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो अपनी ड्रैगन फ्लाइज का, क्योंकि हमने क्या बात करी, हम बेस यहाँ पे हम जो है फीड करेंगे किस वाली टेक्निक के ऊपर, नेचुरल प्रेडेशन पे हमें फीड करना है, हमें केमिकल्स का इंट्रोडक्शन नहीं कराना। अब कराना होता तो हम क्या करते हैं, मॉस्किटो ज्यादा हो रहे हैं, केमिकल्स इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करेंगे, खत्म, हमें लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें प्रेडेशन के ऊपर लाना है, ठीक है, हमें प्रेडेशन के ऊपर जो है आगे डिपेंड रहना है। कैसे डिपेंड करेंगे, मॉस्किटो ज्यादा हो गए तो ड्रैगन फ्लाइज लगा दो, एफिस ज्यादा हो गए हैं तो लेडी बर्ड लगा दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे भी डी आ रहा है, यहाँ पे भी लेडी बर्ड में भी डी आता है, ऐसे याद कर सकते हो, इसका बहुत बार लाइक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि लेडी बर्ड जो है किसको कंट्रोल करती है, एफिड्स को कंट्रोल करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं आपके पास प्लांट फ्रॉम पैथोजेंस, अगर मान लो प्लांट को आपको किसी भी पैथोजन से बचाना हो तो वहां पे हम यूज करेंगे अपना ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या होता है, एक फंगस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा क्या है, फटाफट से लिखो, ट्राइकोडर्मा क्या है। मैं इसमें कंफ्यूज होती थी बहुत ज्यादा, मैं इसको बैक्टीरिया लिखाती थी, तुम्हें नहीं होना लेकिन कंफ्यूज, ठीक है। ट्राइकोडर्मा क्या आपके पास एक फंगस है, ठीक है, सब याद करना, ठीक है। प्लांट को अगर आपको पैथोजन से बचाना हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, वहां पे ट्राइकोडर्मा यूज करोगे। बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को यूज करना हो तो बीटी यूज करोगे। अब बीटी तुमको पता है क्या होता है, बीटी की फुल फॉर्म लिख के बताना, बायोटेक में बिल्कुल डिटेल में करा है, कितने हमने चावल बनाए थे ना, सोयाबीन, टमाटर, आलू बनाए थे ना, बताओ। ठीक है, फंगस, ठीक है, और बताओ बीटी, गुड, बेसिलस थ्योरोजेनेसिस, रियाज कैरोलिन, ठीक है, बीटी का मतलब होता है ये। फिर हमने बीटी को कैसे यूज किया था सबको पता है, इंसेक्ट के अंदर अल्कलाइन पीएच मिलता है, फिर उसके मिडगट पे बाइंड करता है, सोल्यूबलाइज करता है, पोर्स बनते हैं, स्वेलिंग होती है, और अल्टीमेटली आपका जो इंसेक्ट जो भी पैथोजन होता है वो मर जाता है, पूरा हम इसका डिटेल पढ़ चुके हैं। फिर लिख रखा है अगर मान लो आपको इंसेक्ट्स को बचाना हो, इंसेक्ट्स में भी कुछ अर्थ्रोपोड्स को बचाना हो तो वहां हम यूज करते हैं बैसिलोवायरस का, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। देखो देखो पहली चीज यहाँ पे आती है आपके पास, देखो फर्स्ट लाइन देखो क्या लिख रखी है यहाँ पे, सी द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग, सबने लेडी बर्ड देखी है, किसी ने लेडी बर्ड देखी हुई है ना, जो रेड एंड ब्लैक मार्किंग के साथ होती है,
ठीक है, उसको हम कहते हैं लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज। अभी बताया था ना, लेडी बर्ड को हम कहाँ पे यूज करेंगे, क्या मारने के लिए, एफिड्स को मारने के लिए, और ड्रैगन फ्लाइज को हम यूज करते हैं मॉस्किटो को मारने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके लिए आप क्या चीज कर रहे हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लेडी बर्ड में डी और एफिड्स का भी डी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स के लिए हम बीटी यूज करते हैं, सबको पता है बीटी, हम बायोटेक में पढ़ चुके हैं, दे आर अवेलेबल। और इनफैक्ट अगर हम आज देखें ना, आपको ये बीटी के ना, आपको ना कुछ ना ऐसे सेशेस मिलते हैं, मार्केट्स वगैरह में अवेलेबल हो सकते हैं कहीं कहीं पे, सेशे की फॉर्म में ना आपको ये वाला पाउडर फॉर्म में आपको बीटी मिलता है। जब आप उसमें पानी वानी मिला देते हो ना, फिर आप उसकी स्प्रे कर देते हो अपने प्लांट्स के ऊपर, तो इससे भी अल्टीमेटली आपका जो प्लांट है वो पैथोजन से बच जाता है। वही यहाँ पे लिख रखा है कि देयर वल्नरेबल सेशे में आपको मिलता है, ड्राइड स्पोर्ट्स की तरह मिलता है। जैसे आप उसको पानी के साथ मिक्स करोगे और स्प्रे करोगे प्लांट्स के ऊपर, आपके पास क्या हो जाएगा, स्प्रे भी किसके ऊपर कर रहे हैं, ब्रासिकास के ऊपर और फ्रूट ट्रीज के ऊपर जैसे आप स्प्रे करते हो, ठीक है। फिर अगर मान लो कोई भी इंसेक्ट खाएगा, फिर आप सबको आगे का तो प्रोसीजर पता है, लार्वा होगा, टॉक्सिन निकलेगा, अल्कलाइन पीएच उसको मिलता है, फिर आपके पास जो बैक्टीरियल होता है वो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को आप इसका कंट्रोल इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। फिर लिख रखा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड ऑफ साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बताना एक बार हमने बीटी को कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था, दो तीन के एग्जाम्पल बता दो, मैंने अभी ऊपर बोला भी था। बताओ बीटी को हमने कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था, बताओ बीटी को कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था हमने। हाँ, कॉटन तो लर्न हो गई, कॉटन तो फेमस एग्जाम्पल है, और दो तीन कुछ बताओ। ब्रिंजल, वेरी गुड, टोबैको, तो टोबैको या टमाटो जागृति, ठीक है, ठीक है, टमाटो, ब्रिंजल, ठीक है, कॉटन, ब्रेसिका, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वही लिख रखे, इसको रीड कर लेना। अब आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल डेवलप फॉर द यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। अब वही ऊपर बताया था ना, प्लांट के घर में डिसीज, डिसीज का मतलब प्लांट की पैथोजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड फंगस हमने क्या यूज करा था ऊपर, ट्राइकोडर्मा हमने यूज किया था। ट्राइकोडर्मा ये स्पीशीज एक्चुअल में कैसी होती है, ये स्पीशीज मानी जाती है फ्री लिविंग। पहला पॉइंट याद कर लो, ट्राइकोडर्मा कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रखा है जो कि कहाँ कॉमन होता है, रूट में कॉमन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात तो ट्राइकोडर्मा कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, डिपेंड मीन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये नहीं रखता। दूसरी बात, आपको कहाँ पे जाके इन्फेक्ट करता है, ये रूट को, जैसे टोबैको में पढ़ा था ना, रूट पे जाके करता है, इसी तरीके से आपको जो ट्राइकोडर्मा वाला जो फंगस होता है वो रूट पे जाके अपना इफेक्ट शो करता है। दे आर अफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। अगर क्वेश्चन आए कि प्लांट पैथोजेंस के लिए क्या चीज होती है, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए फंगस, ट्राइकोडर्मा। बाकी ऊपर आपको टेबल दिया, ऊपर उसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, राइस भी होता है, गुड, ठीक है। फिर देखो आता है उसके बाद एग्जांपल, बैसिलोवायरसेस आर पैथोजेंस। अब बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बैसिलोवायरसेस जो होते हैं ये आपके पास कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंसेक्ट को और कुछ अर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। किसको अफेक्ट करते हैं, इंसेक्ट को और कुछ अर्थ्रोपोड्स को। फटाफट से इसके एग्जांपल, ये दोनों चीजें लिखो कमेंट्स में। इंपॉर्टेंट है कि बैसिलोवायरस जो होते हैं किस किस को अफेक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को और आपके आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। फिर लिख रखा है कि कुछ मेजॉरिटी ऑफ बैसिलोवायरसेस आपके पास ऐसे होते हैं जिनको आप यूज करते हो एज एन बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, और वो किस जीनस से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियोपोली ऐसा कौन सा, लाइक उसमें नाम आता है कौन सी जीनस से बिलोंग करता है आपका बैसिलोवायरसेस, तो वहां पे आपके पास आंसर होना चाहिए बैसिलो सॉरी न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीनस आपके पास कौन सा होगा। फिर लिख रखा है दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स ऑफ स्पीशीज स्पेसिफिक। पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक एक पॉइंट हम मार्क करते हुए चलना है। पहली बात तो ये कैसे है मेरे पास यहाँ पे, कैसे है यहाँ पे, स्पीशीज स्पेसिफिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो मेरे पास बैसिलोवायरसेस होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस के जीनस से, वो कैसे होते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे जिस इंसेक्ट्स को यहाँ पे आपको मारना है ना, ये उन्हीं को जाके अफेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कहीं और जाके अफेक्ट कर दे, किसी और पे अफेक्ट शो कर दे, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं लिख के आएगा, यहाँ पे आपको लिख के आना है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम वही, क्योंकि ये क्या करते हैं, नैरो रेंज ऑफ इंसेक्ट्स पे ही अपना इफेक्ट शो करते हैं। ये नहीं कि सभी आने जाने वाले सभी इंसेक्ट्स को ये मार देते हैं, ऐसा ये नहीं करते। इनका जो स्पेक्ट्रम माना जाता है वो नैरो स्पेक्ट्रम माना जाता है। इंसेक्टिसाइडल इनकी एप्लीकेशन होती है। दे हैव बीन शोन नो नेगेटिव इफेक्ट, वही दे रखा है कि इनका और किसी लाइक प्लांट्स पे, किसी एनिमल पे, किसी बर्ड्स पे कोई इफेक्ट शो नहीं होता। जैसे कि जब हम इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज स्प्रे कर रहे थे तो इससे पॉल्यूशन इफेक्ट हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा था, पॉल्यूशन हो रहा था, तो आपके जितने भी बाकी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, सारे अफेक्ट हो रहे थे। लेकिन जब हमने बायो कंट्रोल वाले मेथड यूज करे तो अब आपके पास किसी दूसरे वाले जो भी प्लांट्स एनिमल्स हैं, अब वो हमारे पास अफेक्ट नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर आती है ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे लिख रखा है
This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management or when an ecologically sensitive area is concerned. Sensitive area कहने का मतलब कि अगर मान लो कभी भी आपको एक छोटे से लाइक एरिया वाले इंसेक्ट्स को ही मारना हो ना, वहां पे आपके पास जो है इन मेसुलोवायरसेस का जो है बहुत ज्यादा यूज होगा। और इसके लिए आपको एक नाम दे रखा है यहाँ पे आईपीएम प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने किस चीज में हेल्प करी है, इस बायो कंट्रोल वाले प्रोसेस ने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इसने हेल्प करी है। कैसे हेल्प करी है, क्योंकि इसमें हम एक इकोलॉजिकल या फिर सिंपली बोलो उसमें एक छोटा सा सेंसिटिव एरिया हम यहाँ पे जो है कंसर्न में अपने लेते थे। पूरा लाइक एक ये नहीं पूरा पूरा फार्म हमने ले लिया, नहीं, छोटा सा एरिया यहाँ पे हम लेते थे और छोटे से ही पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स को ये मारते थे। दैट मीन्स ये नैरो स्पेक्ट्रम से बिलोंग करते थे, स्पीशीज स्पेसिफिक ही होते थे। कंप्लीट, बताओ हुआ, समझ आया? लास्ट टॉपिक आएगा बायो फर्टिलाइजर्स, बताओ। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, बाकियों को समझ आया? थम्स अप दो फटाफट से। जागृति, डोरमी, और ठीक है, और ठीक है, चलो अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं अपना बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स आपके पास क्या है? सी बायो फर्टिलाइजर्स ना यहाँ पे एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर्स का क्यों यूज करते हैं? टू इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, कि हमें अपने प्लांट की कैपेसिटी को अगर बढ़ाना है सो दैट वो अच्छे से ग्रो कर पाए, अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए, अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाए। अगर हम इसकी प्लांट की अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो वहां पे यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स का। सिर्फ फर्टिलाइजर्स का नहीं, बायो फर्टिलाइजर्स। दैट मीन्स हम यहाँ पे अपने लिविंग अप्रोच को ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है ना, आपके पास बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो 3 तरह के माने जाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड योर बीजीए, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, दोनों का नाम जो है सेम माना जाता है। बैक्टीरिया भी जो है वो सर्व कर सकते हैं एज एन बायो फर्टिलाइजर। फंजाई भी फंजाई भी ऐसे बिहेव कर सकते हैं एज एन बायो फर्टिलाइजर, या फिर मैं सिंपली बोलूँ आपके पास कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चार्ट बनाया ना, इस चार्ट को ना अच्छे से खुद ड्रॉ कर लेना या फिर इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहली बात आते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में भी 2 कैटेगरीज आएंगी। एक आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि किसी के साथ मिल के बायो फर्टिलाइजर की तरह सर्व करता है। ठीक है, और फ्री लिविंग का मतलब कौन आराम से अकेला बैठ के जो है बायो फर्टिलाइजर की तरह सर्व कर सकता है। ठीक है, सिम्बायोटिक का एग्जांपल आता है राइजोबियम और दूसरा एग्जांपल आता है फ्रैंकिया। अभी देखो मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है ना वो तुम्हारी क्लास 11 से कट चुका है, वहां पे ये जो मेन टॉपिक्स वहां पे आते थे डायजोट्रॉफ्स वगैरह। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसका फिर भी आ सकता है एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल जितने लिखे हैं सभी याद होने चाहिए। राइजोबियम और फ्रैंकिया ये ऐसे आपके बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। पहली बात तो कैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है? सिम्बायोटिक। दैट मीन्स यहाँ पे किसी ना किसी की एसोसिएशन में रहेंगे तभी जाके ये आपके पास जो है बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर पाएंगे। फ्री लिविंग का एग्जाम्पल, फ्री लिविंग में भी फर्दर 2 टाइप्स आते हैं। एरोबिक मतलब ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर पाएंगे। कुछ आते हैं एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक में एग्जाम्पल आएंगे कुछ आपके पास लाइक एजोटोबैक्टीरिया, एजोस्पेरिलम एंड बिजर्निकिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजोटोबैक्टीरियम, एजोस्पेरिलम और आपके पास बिजर्निकिया, ये किसके एग्जाम्पल है? एरोबिक के हैं। एक्चुअली ये करते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। अगर आपको देखो वही मिनरल न्यूट्रिशन में चीज आती थी क्लोरोफिल का ना, क्लोरोफिल जो होती है प्लांट्स के अंदर सबको पता है क्लोरोफिल होती है। इन क्लोरोफिल का ना एक मेजर कंपोनेंट माना जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, और प्लांट्स को तो ना, प्लांट्स खुद तो कभी भी ना लाइक ऐसा नहीं करते प्लांट्स की खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाए, उन्हें ना लाइक रिक्वायरमेंट हमेशा किसी ना किसी की होती है। तो क्या होता है ना, जैसे आपके पास बायो फर्टिलाइजर वगैरह हम डालेंगे वहां से आपको मान लो उनको नाइट्रोजन मान लो उनको मिला, तो प्लांट्स क्या करते हैं अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाते हैं। और जैसे मान लो प्लांट्स ने नाइट्रोजन फिक्सेशन करी, उनके अंदर क्लोरोफिल बना, क्लोरोप्लास्ट बना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमें पता है खाना वगैरह बनता है, खाना वगैरह बनेगा तभी आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ कर पाता है। तो इसलिए हम कहते हैं नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं डायएजोट्रॉफ्स। और इन्हीं डायएजोट्रॉफ्स के 3 एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ डायएजोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये आपके मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत अच्छे से आता था ये टॉपिक। ठीक है, फिर आता है एनारोबिक। कुछ कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो कि एनारोबिकली ग्रो करके बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, उनका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम या फिर बेसिलस। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर आता है फंजाई। अभी बताया ना फंजाई भी जो है वो भी आपके पास एज एन सर्व कर सकता है एज एन बायो फर्टिलाइजर की तरह। उसका बेस्ट एग्जांपल आता है माइकोरिजा। माइको का मतलब आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल उसमें। ठीक है, माइको का मतलब होता है आपके पास फंजाई, एंड रिजा का सिंपल कह सकते हो विद द रूट्स। जब फंजाई आपके पास रूट्स के साथ मिल जाता है तो वो बन जाता है आपके पास माइकोरिजा। और यही माइकोरिजा में आपको पता होगा कि आपके पास जो प्लांट होता है वो खाना बनाता है, फंगस जो है फॉस्फोरस लाता है, मिनरल्स लाता है, सो दैट आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो फंजाई को भी अगर हम फंजाई भी जो है एज ए बायो फर्टिलाइजर की तरह सर्व कर सकता है। फिर लास्ट में
आता है बीजीए या फिर साइनोबैक्टीरिया, जो भी फिर से दो पार्ट्स में हो सकता है। पहला एग्जांपल हो सकता है फ्री लिविंग बीजीए भी कुछ हो सकता है, और आपके पास सिम्बायोटिक आपके पास जो है बीजीए भी हो सकते हैं। ये आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आपने वहां पे पढ़ा होगा, लर्न भी होगा। नोस्टॉक और एनाबिना माने जाते हैं फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करने पड़ेंगे। एजोस्पिरिलम हो गया, एजोटोबैक्टर, ये तो मिलते जुलते हैं, लर्न हो जाएगा। साथ साथ देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो एबीसीडी ऐसे लर्न कर सकते हो। नोस्टोक एनाबिना बायोलॉजिकल से वैसे ही लर्न होंगे, बाकी राइजोबियम फ्रैंकिया ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एनसीईआरटी से देखते हैं एक बार इसको। सी विद प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सबको पता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम आजकल किस पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह पे, इंसेक्टिसाइड वगैरह चीजों पे, है ना। हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, आपकी जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन आज के टाइम पे हमने इस चीज को रियलाइज करा है कि जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो हम किस पे आज के टाइम पे हम किस चीज पे आ गए हैं, अब हम आ गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हम यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे, कोई भी केमिकल चीजों का यूज नहीं करेंगे। हमें मिनिमम से मिनिमम यूज करना है इनऑर्गेनिक चीजों का, और मैक्सिमम यूज करना है हमें ऑर्गेनिक चीजों का। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जब हम अपने ऑर्गेनिक चीजों का यूज करते हैं, कोई भी केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करते। ठीक है, और उनका बेस्ट एग्जांपल आता है बायो फर्टिलाइजर्स। फिर लिख रहा है बायो फर्टिलाइजर क्या है, बायो फर्टिलाइजर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाएंगे सॉइल की। फिर मैंने आपको बताया क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फिर आपको पता होगा यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसकी होती है। देखो जब आपके पास क्या होता है रूट्स के साथ, रूट्स आप देखते हो, आप लेग्यूमिनस लेग्यूम्स आपके पास एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि बीन्स हो गए आपके पास, दालें वगैरह होगी, पल्सेस वगैरह, वो आते हैं आपके पास एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट्स के। तो जब उनके साथ एसोसिएशन बन जाती है आपके पास प्लांट्स की, उसको हम कहते हैं राइजोबियम। और किसका एग्जाम्पल होकर बता चुकी हूँ, एरोबिक बैक्टीरिया का ये एग्जाम्पल है। क्या ये करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल आप इसको रीड कर सकते हो। फिर आते हैं माइकोरिजा। माइकोरिजा में सबको पता है किसकी एसोसिएशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे माइकोरिजा के कौन सा आपके पास जीनस है, कौन सा जीनस है, ग्लोमस जीनस है। पहले का जीनस बताया न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, इसका जीनस है ग्लोमस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोमस आपका इसका जीनस माना जाता है, यही आपके पास माइकोरेजा बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखा है फंगस सिम्बायोटिक जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं फोस्फोरस, इसके काम आपको पता होंगे क्या क्या एक्चुअली काम करते हैं। ठीक है, और प्लांट इनके एसोसिएशन से और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि और क्या क्या काम कर सकते हैं आपके ये। रेजिस्टेंस देते हैं, जो भी आपके पास पैथोजेंस आने वाले होते हैं उसको क्या कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, टॉलरेंस मतलब उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, सो दैट आने वाले टाइम पे अगर कभी ड्रॉट आए या फिर सैलिनिटी मीन सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर प्लांट्स के अंदर बढ़ जाए, तो उससे कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें आपके पास माइकोरिजा के अंदर आपको मिलती हैं। एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इससे क्या होता है माइकोरिजा की हेल्प से प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसने सर्व करा ना बायो फर्टिलाइजर की तरह। तो इस तरीके से हम फंजाई का यहाँ पे यूज ले सकते हैं। थर्ड आता है साइनोबैक्टीरिया। क्या आते हैं साइनोबैक्टीरिया, सबको पता है बायोलॉजिकल में सबने पढ़ा है। ये क्या माने जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स माने जाते हैं, जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में दोनों जगह पाए जाते हैं, एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल एरियाज में भी दोनों जगह पे हमें बीजीए जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एग्जाम्पल एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया यहाँ पे चार्ट में ऐड कर लेना, ठीक है, इसको ऐड कर लेना। तो अब यहाँ पे लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे स्टार्ट होती है। सी इन पेडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। पेडी फील्ड्स का मतलब जहाँ भी राइस वगैरह वाली जो फील्ड्स होती हैं, वहां पे साइनोबैक्टीरिया जो होता है एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह वहां पे वो सर्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेडी फील्ड्स में ऐसी क्या चीज है जो कि एज एन बायो फर्टिलाइजर की तरह सर्व करती है, तो इसका आपके पास आंसर होना चाहिए साइनोबैक्टीरिया। फिर लिख रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर, ऊपर बता चुकी है, फर्टिलिटी ये बढ़ाएगा आपके। करंटली ना कंट्री नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर हमारे मार्केट्स में बिक भी रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं, ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल पाए, प्लांट्स को रिड्यूस हो पाए, हमारे जो डिपेंडेंस हम जो अपने केमिकल फर्टिलाइजर हम अपनी केमिकल वाली चीजों पे हम रिलाई करते हैं, उस चीज पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम हो पाए, और अल्टीमेटली हम पॉल्यूशन फ्री अपना एनवायरमेंट बना पाए। बताओ, हो गया क्लियर, चैप्टर फिनिश हो गया। बताओ, समरी रीड करेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बताओ टॉपिक समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, इसको ना एनसीईआरटी से दोबारा रीड करना है एक बार। ठीक है, चलो समरी रीड करते हैं। ओके, अभिलिप्सा, शिव, कैरोलिन और प्राची, रिया, जागृति, हर्ष और बाकी 13 में से 6 ने बोला है, डोरामी, जिया। ठीक है,
चलो अब देखते हैं, समरी रीड करते हैं। बट देखो, माइक्रोब्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बताया था, क्योंकि ये नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमें फायदा भी पहुंचाते हैं। नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, हमने पढ़ लिया चैप्टर में, कितना ज्यादा हमने एडवांटेज देखा, कर्ड में, हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में, बायो फर्टिलाइजर में, बायो कंट्रोल में, कहाँ कहाँ पे हमने माइक्रोब्स का यूज करा। ठीक है, मैनी माइक्रोब्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, बहुत ज्यादा यूजफुल भी होते हैं। वी यूज माइक्रोब्स एंड माइक्रोबिकली डिराइव प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीडे। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल कर्ड, सब एवरीडे यूज करते हैं। ठीक है, फिर लिख रखा है बैक्टीरिया लाइक एलएबी आपका मिल्क में ग्रो होता है, कर्ड में कन्वर्ट होता है, पढ़ चुके हैं। द डो विच इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, ब्रेड के लिए हम करते हैं फर्मेंट करते हैं, कौन सी ईस्ट का नाम था हम पढ़ चुके हैं। सर्टेन डिशेस लाइक इडली एंड डोसा, उसको उसमें भी फर्मेंटेशन होती है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड टू इम्पार्ट पर्टिकुलर टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर टू चीज। ठीक है, पढ़ा था ना हमने, चीज एक ओल्डेस्ट आइटम मानी जाती है जहाँ पे हम यूज करते हैं अपने माइक्रोब्स का। हमने दो तरह की चीज पढ़ी थी आपकी एनसीईआरटी में, स्विस चीज। स्विस चीज बताना किससे, कौन सा बैक्टीरिया था जो कि प्रोड्यूस करता है, स्विस चीज के लिए कौन सा बैक्टीरिया था जो कि प्रोड्यूस करता है, बताओ। सॉरी, कौन सा माइक्रोब था जो कि प्रोड्यूस कराता है। स्विस चीज के लिए कौन सा माइक्रोब था रिस्पॉन्सिबल, बताओ। रिविजन करके आए हो ना, बताओ। ठीक है, शिव जागृति का, ठीक है। बाकी ट्रोपियन बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। सी माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी इसको यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड बनाया था हमने, एसिटिक एसिड बनाया था, एल्कोहल बनाया था, जिसको हम वैरायटी ऑफ पर्पसेस में यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमने बनाई थी ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट आए थे विद द हेल्प ऑफ हवार्ड एंड फ्लोरे। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक जो है मेजर रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शियस डिसीज में, लाइक डिप्थेरिया के लिए, वूपिंग कफ के लिए। अच्छा एक चीज याद करना, डिप्थेरिया के लिए कौन सी वैक्सीन मानी जाती है, डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, इसको अपने ना ह्यूमन हेल्थ में ऐड कर लेना। डीपीटी वैक्सीन जो है ना, वो डिप्थेरिया के कंट्रोल के लिए जो है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, वूपिंग कफ के लिए भी हमने यूज किया था, इसके दूसरे नाम भी हमने ब्रैकेट से पढ़े थे, लर्न किए थे। फॉर मोर देन 100 years माइक्रोब्स आर बीइंग यूज्ड टू सीवेज, सीवेज में हमने आज देख लिया एक्टिविटी स्लज जहाँ पे बनता था आपका। ठीक है, एंड दिस हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट आ गई, एनसीईआरटी में नहीं दे रखी लेकिन इसको याद कर लेना, ये रिसाइकलिंग अगर हमें करनी हो तो यहाँ पे हम एसटीपी का यहाँ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मीथेनॉजन प्रोड्यूस मीथेन या फिर सिंपली बोलो बायोगैस वाइल डिग्रेडिंग प्लांट वेस्ट। बायोगैस प्रोड्यूस आर माइक्रोब्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिच है क्योंकि हम इसको लाइटनिंग, कुकिंग वगैरह के लिए हम इस गैस को यूज करते थे। माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज टू किल हार्मफुल पेस्ट के लिए, लाइक एग्जाम्पल हमने बायो कंट्रोल में बहुत ज्यादा इसका देख लिया। द बायो कंट्रोल मेजर हेल्प टू अवॉइड हैवी यूज ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का हमने कम यूज करा। देयर इज अ नीड टू पुश योर यूज फॉर फर्टिलाइजर इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इट इज क्लियर फ्रॉम द डाइवर्स यूजेस द ह्यूमन बीइंग्स हैव पुट माइक्रोब्स एज एन इंपॉर्टेंट। हो गया क्लियर, बताओ। एक लाइन इंपॉर्टेंट आई थी, मैंने वो बता दी। बताओ, सब बताओ, हो गया क्लियर। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया बिल्कुल। ओके डोरेमी रियाज के लड़ी, ठीक है। कमेंट सब करके जाएंगे आज, #316 बायोलॉजी, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेके बायोटेक में इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर के हैं। हाँ, कमेंट सब करके जाएंगे। रियाज ने एक दिन बोला था ओके दी अब से डेली कमेंट करूंगा, लेकिन कमेंट फिर आया नहीं उसका। अच्छा, जिया ने आंसर ही बता दिया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स टू डिस्टेंट साइट्स। देखो हमने कैंसरस सेल्स की दो साइट हमने पढ़ी थी, ठीक है। दो साइट में क्या हमने साइट पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था बिनाइन ट्यूमर्स के बारे में, एक हमने पढ़ा था आपका कौन सा, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में। अब कह रहे हैं कि स्प्रेड होना आपके पास कैंसरस सेल्स का, उस टर्म को क्या बोलते थे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे, फटाफट बताओ उस प्रॉपर्टी का नाम। प्राची, दीक्षा, हर्ष, डोरामी, जागृति। बी लग रहा है मैंने। टर्म डैश, दैट मींस यहाँ पे उसका, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी आएगा ना। उस यहाँ पे देखो क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखो स्प्रेड पूछ रहे हैं, टर्म डैश। ठीक है, यहाँ पे टर्म, यहाँ पे ट्यूमर का नाम नहीं पूछ रहे। ठीक है, सी होगा। ठीक है, मेटास्टैसिस, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बताया था ना, मेटास्टैसिस क्या होती थी। चलो नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। सारे क्वेश्चन तुम खुद बताओगे, ठीक है। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट था जिसको हम यूज करते हैं प्रोग। अब देखो यहाँ पे टर्म दे रखा था, पहले वाले क्वेश्चन में टर्म दे रखा था, यहीं पे अगर क्वेश्चन यहाँ पे मेलिग्नेंसी बहुत मार्क करा थे, गलत हो जाता है ना। सिली मिस्टेक को अवॉइड करना, देखो सिली मिस्टेक में क्या करा करो, ऑप्शन ए स्टार्ट, चलो मैं सिली मिस्टेक इसकी वीडियो भी आएगी वैसे। वैसे क्या करा करो, स्टार्टिंग से भी ऑप्शन रीड करा करो, बैक से भी ऑप्शन रीड करा करो, क्वेश्चन को 2 बार रीड तो करो, कम से कम पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है।
सिली मिस्टेक ऐसे होने लगी फिर तो क्वेश्चन 5 नंबर चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड का ए, हाँ 7th जो भी तुम कह रहे हो, ठीक है। बायोरिएक्टर, ठीक है, बायोरिएक्टर क्या था, जहाँ पे हमने लास्ट के लिए प्रोडक्शन कराते थे किसी भी चीज का, उसको हम कहते हैं आपका बायोरिएक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन ई कोलाई द लैक ऑपरेंट गेट स्विचेस ऑन। लैक ऑपरेंट हमने पढ़ा था, ऑन ऑफ दोनों हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूटिव नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स के बारे में पढ़ा था, क्या होती है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लैक ऑपरेंट को हम ऑन कब बोलते हैं, बताओ। ऑपरेंट को हम ऑन कब बोल सकते हैं? अभिलिप्सा ऑप्शन बी, कैरोलिन ए, शिव ए, और बाकी ऑप्शन ए आएगा ना। लैक्टोस, अगर आपको याद हो कि हमारे पास ऑन कब होता था, ओपरन के दो कंडीशन बताया था ना, ओपरन ऑन कब होता था, जब हमारे पास इंड्यूसर बन रहा है। इंड्यूसर का नाम क्या था, लैक्टोस था। लैक्टोस जब मेरे पास ऐसे दिखाया था ना, यहाँ पे ऐसे था और यहाँ पे लैक्टोस आके ऐसे जुड़ गया था, तो जब मेरे पास लैक्टोस जो था वो रिप्रेसर आके जुड़ा था। और एक लाइन आपको हमेशा याद होगी कि रिप्रेसर ऑलवेज बाइंड्स टू ऑपरेटर। जब ये मेरे पास जाके जुड़ जाता था, मेरे पास ऊपर वाले इस वाले ओपरन के पास पता था ना पीपो, फिर उसके बाद आपके पास जो ZYA3 आपके पास स्ट्रक्चरल जीन्स आई थी, तो जब मेरे पास ये आके जुड़ जाता था तब हम कहते थे कि आपका जो ओपरन है वो ओन हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं अभिलेषा, ठीक है। हाँ, लैक्टोस एक्ट एज एन इंड्यूसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एग इज लिबरेटेड एज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। एग जो होता था हमारा, मैंने आपको ये लाइन साफ साफ बताई थी कि, ठीक है कोई नहीं अभिलेषा, चलो आगे देखो। एग जो होता है, जो हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पे भी निकलता है, या सिंपली बोलो निकलता है, तो वो हमारा कौन सी स्टेज में निकलता है? प्राइमरी oocyte में, सेकेंडरी में, ओगोनियल में, या फिर मेच्योर ओवम स्टेज में? ऑप्शन ए सेकेंडरी, हाँ ठीक है, ठीक है। जिया, प्राची, हर्ष, अभिलिप्सा, ठीक है, सेकेंडरी साइट में निकलता है। डोरेमी बी, डोरेमी बी प्राइमरी में निकलता है, सेकेंडरी में निकलता है ना। ये लाइन मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बोली भी थी कि इस लाइन को हमेशा याद करके चलना कि हमेशा सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही आपका जो एग होता है वो निकलता है। ठीक है, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देखो। इंजेक्शन ऑफ, ये तो अभी बिल्कुल रिसेंट चैप्टर का आ गया। इंजेक्शन ऑफ मारिजुआना, मारिजुआना किसका एग्जांपल था? कैनाबिनॉइड का एग्जांपल था, जिससे कि आपको इल्यूजन्स होती है, ऑल्टर कर देता है आपकी थॉट्स को, फीलिंग्स को, परसेप्शंस को। तो मारिजुआना आपके पास क्या था एक तरह से, फटाफट से बताओ। स्टिमुलेंट था कि आपके मूड को ये बढ़ा देता था, डिप्रेसेंट था, सेडेटिव आपको सुला देता था, डिप्रेशन में डाल देता था, हेल्यूसिनोजन था, या फिर एक तरह से नार्कोटिक था, आपको इसका बिल्कुल लत ड्रग की तरह था। बताओ क्या था? हाँ हाँ डोरामी, ठीक है, समझ गई मैं, कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक। बट ये टाइपिंग मिस्टेक अपनी OMR में मत करके आना, ठीक है। ठीक है, हेल्यूसिनोजन, ठीक है, हेल्यूसिनोजन की तरह सर्व करते थे ना आपके कैनाबिनोज जो थे। ठीक है, कैनाबिनोज का बताया भी था मैंने डायग्राम, ऐसे ब्रिज पे चलने वाला, ठीक है, तो इसको याद करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। न्यूक्लियोसोम सबको पता ना क्या होता था, जो आपके पास ऑक्टामर के साथ डीएनए आके जुड़ जाता था, ऐसे पूरा डीएनए जो था वो जुड़ जाता था। ये हमारे पास H1 साइट थी। तो आपके पास कहना है जब ये सारी चीजें मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन होनी स्टार्ट हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए कंडेंस होता जा रहा है, या फिर डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो डबल हेलिक्स एक्सपोज हो रहा है, बताओ। देखो जो नंबरिंग यहाँ पे उस तरीके से बताओ ना, ऐसे मुझे क्लियर तो मैं नंबरिंग दिख नहीं रही क्या, ऐसे दिखाओ, ठीक है, ऐसे बोलो सी, ठीक है। डीएनए कंडेंसेस टू क्रोमेटिन, ठीक है। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से आ गई हिस्टोन में, ठीक है, चलो ठीक है। जो टेस्ट है ना तुम्हारा 30 सितंबर को, वो इजी टेस्ट बनाया है मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। इंटेंसिवली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, ऐसा क्या होता है कि जो हमारे पास लैक्टेशन पीरियड होता है 6 मंथ्स का, उस टाइप पे जो विमेन्स होती हैं वो आपकी कंसीव नहीं कर पाती। पढ़ा था ना आपने नेचुरल मेथड में, थर्ड टाइप ऑफ आपका मेथड लैक्टेशन एमिनोरिया, उस टाइम पे ऐसा है। अच्छा दिख नहीं रहा, मेरी स्क्रीन तुम्हें ज्यादा दिख रही होगी, कोई बात नहीं, चलो देखो। 36 का ए, सप्रेशन ऑफ गेनेटोट्रोफिन्स, बिल्कुल ठीक है। गेनेटोट्रोफिन्स का एग्जांपल LH और FSH ना, हमने पता है हमें लैक्टेशन के टाइम पे कि वो जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे LH और FSH का पीक आता था, तो इसी रीजन की वजह से हमारे पास जो है जो मदर्स होती है वो कंसीव नहीं कर पाती है, ठीक है।
गुड। नेक्स्ट देखो, अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट बियर्स फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स। एक डाइकोट प्लांट है लेकिन वो फ्रूट सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन इज, ऐसा क्या रीजन है जो कि आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि अगर आपके पास प्लांट डाइकोट माना है लेकिन फिर भी जो है आपके पास फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं? बताओ। 36, हाँ जागृति 36 हो गया, आगे बताओ। बताओ। 43 डी, ठीक है अभिलिप्सा डी, और बाकी अनीश डी, ठीक है हर्ष रियाज दोरमी, ठीक है गुड। ठीक है, प्लांट इज डाइशियस, डाइशियस का मतलब प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, और यूनिसेक्सुअल भी कैसा है, पिस्टिलेट तो नहीं हो सकता, पिस्टिलेट होता तो चलो कैसे ना कैसे बना लेता फ्रूट सीड, लेकिन कैसा है, स्टेमिनेट है, दैट मींस यहाँ पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तभी नहीं बना पा रहा। क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? भावना अभी आई हो, लेट हो गया या देख रहे थे रिकॉर्डेड छुपके छुपके? हो गया क्लियर? क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, पहले ये बताओ। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, सोमा क्लोनल वेरिएशंस आर द वन। सोमा क्लोनल वेरिएशन बताई थी ना, कहाँ पे हमने इस चीज को यूज करा था, सोमा क्लोनल हमने क्यों बोला था, ये सारे रीजंस बताए थे। ठीक है, ठीक है भावना, कोई नहीं, चलो क्वेश्चन कर लो उसके बाद रिकॉर्डेड देख लेना। अटेंडेंस मार्क कर दी ना सबने? अटेंडेंस अभिलिप्सा ऑप्शन बी 47, ठीक है गुड। ठीक है, बाकी बताओ 47 बी, रियाज, कैरोलिन और प्राची, शिव, ठीक है, दोरमी, अनीश, ठीक है बी आएगा। ठीक है, टिश्यू कल्चर में हमने इसको यूज किया था ना। सोमा क्लोनर हमने क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पे क्लोन का मतलब मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बने थे। मैंने आपको दो यहाँ पे इंडिविजुअल बना के भी दिखाए थे कि जैसे हम नॉर्मल ह्यूमंस में देखें तो उनकी तरह यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन टिश्यू कल्चर में ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्मल में होता है। फिर देखो द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए, एडीए कहाँ प्रोड्यूस होता था, हमने एक चीज को हमने बाहर निकाला था किसी ऑर्गेनिज्म से, फिर उसमें हमने इंट्रोडक्शन कराया था, तो ऐसा क्या था एडीए, एडीए क्या था, एडिनोसाइन डायमाइनेज की थी ना, जो हमने जीन थेरेपी में हमने इसको यूज किया था। बताओ कहाँ प्रोडक्शन होती है इसकी? अभिलिप्सा कह रही है ए, प्राची कह रही है बी, बाकी शिव ए, अनीश बी, कैरोलिन बी, जागृति ए, डोरमी ए, जिया ए, हर्ष बी। अभी भी सोच लो एक बारी, सोच लो एडीए। बी, बी पे लॉक करूं अब, फिर बताओ बी पे, बी पे या ए पे? चलो हर्ष बताती हूँ, बताओ लॉक किस पे करें फिर, बताओ। सोच लो, फिर ए वालों और बी वालों को फिर पनिशमेंट मिलेगी, फिर बताओ। आधों ने तो चेंज कर लिया, पहले सही लिख के चेंज कर लिया, गलत लिख के ठीक भी कर लिया। बी ऑप्शन आएगा ना, लिम्फोसाइट्स नहीं आएगा इसका। यहाँ पे बोन मैरो कैसे आ सकता है? देखो जिया बोन मैरो, उसके बाद और बोन मैरो किसने बोला? ए, ए, ए पर लॉक खत्म, हार गए तुम 1 करोड़। 7 करोड़ नहीं, 1 करोड़ भी नहीं, बी वाले जीत गए, बी वालों के लिए 7 करोड़। बी आएगा ना। देखो बताया था ना मैंने, एडीए जो एंजाइम होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इम्यून सिस्टम मैंने आपको वहां बताया था, ऑटो इम्यून डिसीज जब हमने पढ़ी थी, ऑटो इम्यून आपको इम्यून सिस्टम का पार्ट बताया था, कितने सारे लिम्फोसाइट्स वहां पे होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स पढ़े थे, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स पढ़े थे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लिम्फोसाइट्स आएगा ना, बोन मेरो थोड़ा ना आएगा। ठीक है, हार गए ना तुम 7 करोड़, बी वाले जीत गए। हाँ बी वाले को फिर 7 करोड़ मिल जाएंगे, भेज दूंगी मैं घर पे, ठीक है, एड्रेस भेज देना। चलो अब देखो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ फंगल सेल इन्वॉल्व द एंजाइम। देखो सबको याद होगा, फंगल मैंने बताया था, हाँ हर्ष मैंने देखा था तभी तो मैं बोला था। ठीक है बताओ, फिर से एक्सप्लेन, अच्छा 1 मिनट,
चलो बाकी तुम बताओ, मैं उसको बताती हूँ। देखो एडीए शिव क्या बायोटेक का लेक्चर अटेंड किया था ना? अगर किया तो देखो पता होगा, वहां पे मैंने बताया था एडीए जो होता है एडिनोसाइन डायमाइनेस, ये जो एंजाइम होता है ना आपके पास इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने क्लास में ये ऐसा वर्ड भी ऐसे कुछ ऐसे ही लिख के बताया था, सेम ऐसे इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम के अंदर का ही तो पार्ट होता है ना लिम्फोसाइट्स वगैरह, जब मैंने आपको वहां बताया था बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, की एक्चुअली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी? आपके पास इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। दैट मीन्स आपके पास इम्यून सिस्टम और लिम्फोसाइट्स रिलेटेड है ना। बोन मैरो में तो आप कह सकते हो आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन एडीए का जो एंजाइम होता है इसको तुम लर्न भी कर सकते हो डायरेक्टली, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लिम्फोसाइट्स के लिए, ठीक है। शिव क्लियर हुआ? चिटिनेस, हाँ बाकी का ठीक है। चिटिनेस सबको पता है, लाइसोजाइम किसके लिए होता है? बैक्टीरिया के लिए होता है, ठीक है। सेल्यूलोज चिटिनेस हम इसको क्यों बोलते हैं सबको पता है ना, फंगस की जो बाहर की लेयर होती है वो किससे कवर्ड होती है? चिटिन लेयर से कवर्ड होती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे चिटिनेस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीज प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, एन एबनॉर्मल जीन इज रिप्लेस्ड बाय अ नॉर्मल जीन, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते थे जब हम एक नॉर्मल जीन अपने डिफेक्टिव जीन को बाहर निकाल के नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कराते थे, उस चीज को हम क्या बोलते थे? क्या था उस प्रोसेस का नाम? 50 लाख का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अभिलिप्सा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ना तुम्हारे स्टार्ट करूंगी, फिर लास्ट में मुझे बताना कौन कितना जीता, ठीक है। 86A जीन थेरेपी, ठीक है गुड, ठीक है। इसका आ गया जीन थेरेपी, ये क्वेश्चन था आपका 10,000 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ह्यूमलिन। ह्यूमलिन आपके पास क्या है बताओ, ह्यूमलिन क्या है? ह्यूमलिन बताया था ना, ऐसी इंसुलिन जिसको हम ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस कराते थे बाय फॉर्मिंग, जो एली लिली कंपनी ने कराया था पूरा का पूरा काम, 3 चेन्स ली थी, क्या था वो? बताओ क्या माना जाएगा? ह्यूमलिन क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है? 50,000 का क्वेश्चन स्क्रीन पे, बताओ। 8B, 8B, ठीक है। और बाकी फास्ट फिंगर कुछ क्वेश्चन होता है ना केबीसी में, फटाफट दिया करो आंसर। बी, ठीक है गुड, ठीक है। प्रोटीन बताया था ना, क्योंकि इंसुलिन के अंदर क्या होती थी? 3 पेप्टाइड चेन्स होती थी, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन की चेन्स होती थी, तो वहां से समझ लो यहाँ पे कि आपके पास ह्यूमलिन जो है वो प्रोटीन माना जाता है, ठीक है। फिर देखो, आइडेंटिफाई द ड्रग दैट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फीचर, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, इट इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शंस। बताओ, जनरली टेकन बाय स्नोटिंग एंड इंजेक्शन, क्या हुआ अनीश? बताओ बताओ कौन सा ड्रग आएगा यहाँ पे? अनीश समझ नहीं आएगा, ह्यूमलिन वाला नहीं आया तो बताओ। रियाज दोबारा रीड करो एक बारी, वरना 1 लाख का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर। दोबारा रीड करो एक बारी। जनरली टेकन बाय स्नोटिंग एंड इंजेक्शन, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइनर रिवीजन नहीं करी इसका मतलब, टेस्ट में फिर 30 को ऐसे लिखना। एक का आंसर सही आया है, वो है जिया। जिया अपने ऐड कर लो 1 लाख रुपए, इन सब के कट गए, जो जीते थे वो भी हार गए। स्मैक आएगा ना, स्मैक हीरोइन वाला, मॉर्फिन वाला, उसका एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना? अनीश कोकेन, अनीश जीरो पे आ गए हो बिल्कुल, जीरो बैलेंस कर दिया इतना जीत के, ठीक है। हाँ स्मैक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, मैंने दो बताए थे ना वहां पे, किस किस एग्जांपल लिया था? शायद रियाज का और शिव का ही लिया था आई थिंक, है ना। मोटाइल जाइगोट बताओ, जो मैंने 2 होस्ट लिए थे, बताओ मोटाइल जाइगोट कहाँ पे दिखेगा? मोटाइल जाइगोट आरबीसीज के अंदर, लिवर के अंदर, गट में, या फिर सेलेवरी ग्लैंड्स में? मोटाइल जाइगोट, ठीक है। 37C,
ठीक है, सबका ठीक है, गट में होता है ना। गट के अंदर क्या होता था हमारे पास, फर्टिलाइजेशन गट के अंदर होती थी, गट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती थी, फिर हमारे पास जाइगोट बनता था और जाइगोट हमारे पास मोटाइल स्टेज में आता था, है ना। ठीक है, अच्छा इन्फेक्टिव स्टेज बताना, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्किटो की क्या नाम होता है उसका, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्किटो का नाम क्या होता है, बताओ। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्किटो बताओ फटाफट से, 3 क्वेश्चन रह गए हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्किटो का नाम, रियाज स्पोरोजोइट, शिव स्पोरोजोइट, प्राची स्पोरोजोइट, जिया स्पोरोजोइट। अब बताओ मैं क्या करूं, बताओ। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्किटो पूछी है मैंने, और फिर ऐसे सिली मिस्टेक करके आओगे -5 नंबर डायरेक्टली नीट में -5 हो जाएंगे। अभिलिप्सा ठीक लिखा, अच्छा हाँ ह्यूमन में। हम्म, अभिलिप्सा का ठीक है, सिर्फ गेमेटोसाइट, मॉस्किटो में तो गेमेटोसाइट थे ना। डायरेक्टली मैंने मार्क बॉक्स में इसको लिख रखा था कौन सी स्टेज होती है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में अभिलिप्सा का ठीक है, और ऊपर शायद जिया ने सही बताया था एक क्वेश्चन, इनके घर पहुंचेंगे पैसे, बाकियों के नहीं, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, हमने यूज किया था इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह। अब बताओ इसको, मैं क्या कंफ्यूज कर देती हूँ, मैंने स्पेसिफिक हाईलाइट करके बोला इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्किटो, अब गलती है मेरी है, चलो। हाँ हो रही है ना प्राची सिली में, ऐसे नहीं करनी, क्वेश्चन को बार बार रीड करो, मैं एक वीडियो भी दूंगी उस पर, ठीक है, वीडियो भी आएगी। हाँ क्यों प्राची, बट क्यों। हाँ डोरामी का, डोरामी ने क्या बताया था, चेक करती हूँ मैं, डोरामी गैमेटा, हाँ डोरामी का ठीक था। ठीक है जिया, बस अब एक और, जिया, कैरोलिन, साइक्लोस्पोरिन ए, अब मैं पनिशमेंट देनी स्टार्ट कर दूंगी, फिर बिल्कुल खड़े कर दूंगी एक पैर पे, फिर और फिर तुमसे फोटो मंगवाया करूंगी टेलीग्राम पे। किसने गलत दिया था, जिया एंड कैरोलिन, खड़े हो जाओ। डी होगा ना, बिल्कुल ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या था आपके पास, एक फंगस था ना, और मोनास्कस परप्यूरियस क्या था वैसे बताना, बताओ। रिवीजन कर लो इसकी, मैंने तभी टेबल बनाने के लिए बोली थी इन माइक्रोब्स की, ताकि फटाफट से ये चीजें लर्न हो, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। हाँ अनीश कर दिया लॉक, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देके जाओ, अभी कोई नहीं लिखेगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर अभी कोई नहीं लिखेगा, कमेंट्स में ही लिखोगे। लास्ट क्वेश्चन है, अब देखो कौन से में सिर्फ कंफ्यूजन होती है, अच्छा उसमें तभी तो बोला था ना टेबल बनाने के लिए। हाँ अनीश मैं ऐसे ही खेलती हूँ। चलो, तो ये टेस्ट भी इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में तभी डालती हूँ ना। चलो नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, लास्ट क्वेश्चन है, देखो ईएसटी, ईएसटी बताया था हमने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था। यहाँ पे जब हम कोडिंग अपनी सीक्वेंसिंग करते थे, 2 तरीकों से हमने की थी। पहला तरीका हमने पढ़ा था सीक्वेंस ईएसटी, दूसरा तरीका हमने पढ़ा था सीक्वेंस एनोटेशन। ईएसटी में हम ऐसी सीक्वेंसेस को, चलो पहले इसका आंसर बताओ फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी, पहले इसका आंसर बताओ। ठीक है ए, प्राची, कैरोलिन, एबिलिप्सा, ठीक है आरएनए, है ना, याद है ना। ईएससी में हमने क्या ऐसे सीक्वेंसेस को एक्सप्रेस किया था, ऐसे सीक्वेंसेस को हमने वहां पे एक्सप्रेस किया था जो कि आपके पास एक्चुअली डीएनए की वो सीक्वेंसेस है जो कि कोडिंग होती है। कोडिंग सीक्वेंसेस का मतलब यहाँ पे हमने एक्सॉन वालों की जो थी उनकी हमने सीक्वेंसेस की थी। और आपके पास जो दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन वाला, इसमें हमने पूरे के पूरे डीएनए की कर दी थी, चाहे उसमें इंट्रॉन्स हो एक्सॉन्स हो, पूरे की पूरी हमने सीक्वेंसिंग कर दी थी। लेकिन ईएसटी के अंदर हमने सिर्फ ऐसी सीक्वेंसेस की कोडिंग की थी, ऐसी सीक्वेंसेस की सीक्वेंसिंग की थी जो कि आपके पास एक्चुअली कोडिंग मानी जाती है, या फिर जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है एज एन आरएनए, आगे जाके एज एन प्रोटीन। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर 1। उस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में दोगे, सब फीडबैक देके जाओगे, और क्या क्या बोलती हूँ तुम्हें डेली, हाँ हैशटैग्स यूज करके जाओगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस खत्म हो गए, चैप्टर खत्म हो गए, नेक्स्ट क्लास में इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यस, जिसको मेंटोरशिप लेनी हो वो ले सकते हैं।
ऑफर आपको बता दिया मैंने, सिर्फ 2 अक्टूबर तक है। इसमें तुम्हें मल्टीपल चीजें मिलती हैं, अभी मिल रही हैं। प्रीमियम डीपीपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है पर्सनल मेंटरशिप वालों को, और बाकी बहुत सारी चीजें आगे भी आने वाली हैं। दिस इज अ सरप्राइज, ठीक है। जिसको लेनी हो वो ले सकते हैं, ठीक है। कोड आपको लगाना है काजल123, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का आंसर देके जाना है, फीडबैक बता के जाना है, हैशटैग यूज करके जाना है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। ओके, ठीक है। जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की थी, अटेंडेंस ही मार्क करके जानी है। चलो, ठीक है। सो थैंक यू, यू कैन लीव नाउ।